हेलो जी, राम राम जी, गुड इवनिंग। और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी बीएससी थर्ड ईयर की, और इसकी हमने यूनिट नंबर 2 जो हमारी चल रही थी वो यूनिट नंबर 2 चल रही थी। और यूनिट नंबर 2 की हमने समथिंग में एक और एक 2 क्लास कर ली थी शायद। और ये हमारी बीच में ही छूट गई थी क्योंकि एग्ज़ाम हमारे क्या हुए थे, पोस्टपोन हो गए थे। तो दोस्तों, अब हमने सोचा है कि अब जैसे कि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 7 जुलाई को होगा, ठीक है। तो दोस्तों, अब हमने जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्टार्ट की है, इसकी यूनिट नंबर हमने 4 स्टार्ट की है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में यूनिट नंबर 4 को फिनिश करेंगे। और कल की मैराथन में हम यूनिट नंबर 3 को फिनिश करेंगे। उसके बाद हम आपको यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें लग रहा है कि शायद और बच्चे भी हमारी क्लास ले पाएँ, तो इस कारण उन्हें भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का ज़्यादा समय लेते हैं, हम अपनी क्लास को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है हमारी यूनिट नंबर 4, इसका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। और आज के हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है कठोर तथा मृदु अम्ल तथा बेस, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हमारी ये पहली हेडिंग है वो है लुईस अम्लों का कठोर तथा मृदु अम्लों के रूप। देखो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि जो लुईस अम्ल तथा कठोर मृदु अम्ल जो थे, इनका सबसे पहले उत्पादन किसने किया था, मतलब इनकी रिसर्च किसने की थी, या इनके बारे में किसने बताया था सबसे पहले। वो बताया था आरजे पियर्सन ने 1963 में, ठीक है। देखो, इनका जो वर्गीकरण है, धन आवेशित आयन, धन आवेशित आयन, ऋण आवेशित आयन तथा उदासीन अणुओं की ध्रुवण क्षमता व ध्रुवणीयता आधारित है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है लुईस अम्ल क्या होते हैं। देखो, लुईस अम्ल क्या होते हैं, देखो, धन आवेशित आयन तथा उदासीन अणु जिनमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। देखो, धन आवेशित आयन यानी कि क्या है, देखो कोई आयन है जैसे ए और दूसरा आयन है बी, ठीक है। इसने कहा देखो, धन आवेशित आयन या उदासीन अणु जिनमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। देखो, जैसे इसके पास क्या थे, 2 जोड़े थे, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये वाले जोड़े दोनों अपने आप ने ग्रहण कर लिए, ठीक है। ये बना ए प्लस बी, ठीक है। तो ए वाले ने क्या किया, बी वाले को दे दिया, ठीक है। बी वाले ने दोनों जोड़े अपने पास ग्रहण कर लिए, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, इसके ऊपर निगेटिव, ठीक है। तो ये वाला जो आयन जो होगा ना ए, ये होगा आपका लुईस अम्ल, ठीक है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखो, यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है 100%। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो कठोर अम्ल जो होते हैं उनका आकार कैसा होता है। जो कठोर अम्ल जो होते हैं दोस्तों, उनका आकार होता है छोटा आकार, ठीक है। और सेकंड पॉइंट बनता है यहाँ से, ये होते हैं उच्च धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। और थर्ड पॉइंट बनता है यहाँ से उच्च ध्रुवण क्षमता। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है जो कठोर अम्ल जो होते हैं वो उनका आकार कैसा होता है, छोटा आकार होता है, और उनका उच्च धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था होती है। और थर्ड पॉइंट कहता है कि उच्च ध्रुवण क्षमता होती है उनकी, ठीक है। तो दोस्तों, ये देखो, ये जो कठोर अम्ल जो होता है, कठोर अम्ल के कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। ये वाले एग्जाम्पल आपको खुद ही याद करने हैं क्योंकि ये एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुके हैं, ठीक है। देखो, ये वाला जो एग्जाम्पल है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2, ये आया था 2019 में। और यहाँ से जो लिथियम है Li+, ये आया था 2017 में, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने इनकी जो है ना ट्रिक बनाने की कोशिश की है, लेकिन ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, और शायद आप बना लेना, ठीक है। देखो, पहला एग्जाम्पल है इसका हाइड्रोजन प्लस, ठीक है। ये जो हमारा कठोर अम्ल है, कठोर अम्ल के कम से कम 22 से 23 एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे जो दे रखे हैं 22 से 23 एग्जाम्पल दे रखे हैं दोस्तों। तो आपको ये सारे ही याद कर लेने हैं। देखो, पहला एग्जाम्पल है, देखो जैसे होता है हाइड्रोजन प्लस लिथियम एंड सोडियम प्लस कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम और बेरिलियम मैग्नीशियम। देखो, इनकी मैंने एक मिनट, छोटा छोटा इनकी मैंने ट्रिक बनाई है। देखो, हम लिया ना करते, देखो इनकी ट्रिक मैंने बनाने की कोशिश किया, लेकिन ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया बनाने में। हम लिया ना करते, बेटा मांगे कार स्कूटर, और ला तेरी साली फिर से आई थी, ठीक है। तो ये जो है आपका हाइड्रोजन प्लस और लिथियम प्लस सोडियम प्लस और पोटेशियम बेरिलियम मैग्नीशियम और Ca कैल्शियम स्कैंडियम, ठीक है, और LaTiSn, ये सब क्या है, ये आपके एग्जाम्पल है, ठीक है। ये वाले एग्जाम्पल है, ये आपको याद करने हैं, ठीक है, कठोर अम्ल के। आपको देखो, ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये वाला जो आया, ये वाला 2017 में और ये वाला 2019 में, ठीक है। इन दो को तो आपको पक्का ही कंफर्म बिल्कुल याद करना है, ठीक है। और ये सारे जो हैं इनकी मैंने ट्रिक बनाई है, और इस ट्रिक से आप इनको याद कर लेना, ठीक है। और भी हैं ये वाले, देखो
I7CO2 CO3 प्लस AlCl3 BCl3 BF3, ठीक है। ये होता है इंडियन कल्चर अश्वनी भी, ठीक है। अगर जो आप चाहो तो आप और भी अच्छे ट्रिक बना सकते हो और उनसे आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल हैं ये आपको सारे याद करने हैं, क्योंकि इन्हीं में से आपके प्रीवियस जब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे ना आगे, तो उसमें आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट है हमारा मृदु अम्ल, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं सॉफ्ट एसिड। अब देखो सॉफ्ट एसिड होता क्या है, देखो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका पक्का बनता है, ठीक है। देखो जो मृदु अम्ल जो होता है इनका आकार कैसा होता है, बड़ा आकार होता है, ठीक है। और ये निम्न धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था होती है इनकी, और ये निम्न ध्रुवण क्षमता होती है इनकी, ठीक है। क्या होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका जो मृदु अम्ल जो होते हैं उनके लिए क्या कंडीशन अप्लाई होती है, बड़ा आकार होता है, या निम्न धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था होती है, या निम्न ध्रुवण क्षमता होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनके कुछ एग्जाम्पल दे रखे, देखो ये वाला एग्जाम्पल जो है देखो Hg2+, ठीक है। ये वाला जो मरकरी वाला जो एग्जाम्पल है Hg2+, ठीक है। ये वाला 2019 में आया हुआ है आपका, ठीक है। Pd2 ये 2017 में आया हुआ है आपका, और Cu+, Ag+, Au+ और Cd2+ या Hg2+, Pt2+, Ti+ या Pt4+ या CaCl3 या Br+ या I7, ठीक है। तो ये आपको जितने भी एग्जाम्पल है ये दोस्तों आपको याद करने हैं, ठीक है। और इन एग्जाम्पल में से आपके कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इनकी कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, ये है आपको याद करने हैं, ठीक है। मैंने भी याद किए हैं और आपको भी याद करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लुईस बेसो का कठोर तथा मृदु बेसो के रूप। देखो ऋण आवेशित आयन तथा उदासीन अणु जिनके पास यानी कि देने के लिए क्या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। देखो ऋण आवेशित आयन जो यानी कि जो निगेटिव आयन होते हैं या उदासीन अणु जिनके पास देने के लिए एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, क्या कहलाता है, वे कहलाते हैं लुईस बेस कहलाते हैं, ठीक है जी, लुईस बेस। अब देखो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका निकलता है, पक्का निकलता है यहाँ से भी एक क्वेश्चन, और 100% क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है आपका। कठोर बेस, देखो कठोर बेस दाता परमाणु की निम्नलिखित विशेषता। देखो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है आपका जो कठोर बेस जो होते हैं उसके लिए दाता परमाणु की क्या कंडीशन होती है, ठीक है ना। अब देखो पहली कंडीशन होती है कि छोटा आकार होता है कठोर बेस के लिए, और दूसरी कंडीशन होती है उच्च विद्युत ऋणता होती है, और थर्ड होती है निम्न ध्रुवणता होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप एक चीज़ देख लेना, देखो ये क्या है, कठोर बेस। कठोर बेस है तो क्या होगा, छोटा आकार होगा उसका। अब क्यों होगा छोटा, देखो जब कोई कठोर बेस होगा तो छोटा आकार होगा। छोटा आकार का मतलब क्या है कि वो छोटा आकार होगा, ठीक है ना। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नाभिक के पास पास होंगे, ठीक है। और उच्च विद्युत ऋणता होगी, निम्न ध्रुवणता होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखो इसके एग्जाम्पल हैं, इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं। देखो जैसे NH3 RNH2 N2H4, और सेकंड है H2O OH CH3CO, और थर्ड है आपका RO ROH और ROR, ठीक है, और CO3 NO3 SO4। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है दोस्तों आपको याद करने हैं, ठीक है। इनकी कोई ट्रिक नहीं है, ना ही मेरे पास कोई ट्रिक है। हो सकता है आपके पास कोई ट्रिक हो तो आप उससे याद कर लेना, ठीक है। मैंने तो ये ऐसे ही याद किया और आप भी ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट है हमारा मृदु बेस, ठीक है। और यहाँ से भी आपका 100 के 100% मृदु बेस से भी आपका क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। मृदु बेस के लिए क्या कंडीशन होती है, मृदु बेस के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है, देखो क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा पहला कि सॉफ्ट बेसिस जो होते हैं, जो मृदु बेस होते हैं उनके लिए पहली कंडीशन क्या होती है, क्या कंडीशन होती है, बड़ा आकार होता है उनके लिए, निम्न विद्युत ऋणता होती है, और उच्च ध्रुवणीयता होती है, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है, देखो जैसे एग्जाम्पल है HiRHRS2CN-CH3CO SCN SOO3I C6H6C2H4। तो ये आपको सारे ही याद करने हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीमावर्ती बेस। देखो ये वाली यूनिट आपको इजी लग रही होगी, लेकिन ये वाली यूनिट इजी नहीं है, ये काफ़ी हार्ड यूनिट है, ठीक है। देखो सीमावर्ती बेस क्या होते हैं, देखो सीमावर्ती बेस के कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। C6H5NH2 C2H5N या NO2 या SO3Br, ठीक है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन निकल के आया हुआ है, ठीक है। सीमावर्ती बेस क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ इन एग्जाम्पल में, ठीक है। अब देखो सीमावर्ती अम्ल, अब सीमावर्ती अम्ल की हम बात करते हैं। सीमावर्ती अम्ल के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
ये मैंने सारे इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको जिससे एक एक एग्जाम्पल याद हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर क्या कर रहा है कि हर साल के एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को चेंज करके दे रहा है, दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है। देखो सीमावर्ती अमल के कुछ एग्जाम्पल है, देखो जैसे Fe2+, CO2+, Na2+, Cu2+, Zn2+, OS2+, Ru2+, Sn2+, Pb2+, Sb3+, Bi3+, SO2+। देखो ये जो सीमावर्ती अमल है ना, देखो आप इनको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। देखो ये जितने भी सीमावर्ती अमल के जितने भी एग्जाम्पल है, आपने एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ पे जितने भी हैं सबके ऊपर क्या आ रहा है, सबके ऊपर +2। देखो +2 यानी कि सबके ऊपर +2 या +3 चार्ज आ रहा है, ठीक है ज़्यादातर। यानी कि जिसके ऊपर अधिकतर +2 चार्ज होगा वो कैसा एग्जाम्पल होगा, किसका होगा, वो सीमावर्ती अमल का होगा, ठीक है। तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट ला के आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है, जो आपको ठीक लगे। ये नहीं कह रहा कि शायद हो सकता है Zn2+ किसी और के में भी हो, ठीक है, ऊपर प्लस आवेश औरों में भी आ रहा है, लेकिन आप कुछ इस तरीके कॉन्सेप्ट ला के आप इनको याद कर सकते हो। कठिन है याद करना वो, लेकिन ज़्यादा भी कठिन नहीं है। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, अगर जो आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो यहाँ से भी आपके 2 से 3 नंबर पक्के हैं, ठीक है। देखो जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन के साथ एक से अधिक प्रकार लिगेंड जुड़े हैं तथा तो एक लिगेंड की अन्य लिगेंडों से भिन्न भिन्न प्रकृति होने पर जटिल यौगिक का स्थायित्व कम हो जाता है। देखो इस बात को समझे, देखो ये क्या कहना चाह रहा है। देखो ये कहता है कि जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन के साथ एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े हैं। यदि एक से अधिक प्रकार के, क्या बोला, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े हैं तो एक लिगेंड अन्य लिगेंड से भिन्न भिन्न यानी कि प्रकृति, ये जो अलग अलग होगा तो जटिल यौगिक का स्थायित्व कम हो जाता है। देखो ये लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है, देखो यहाँ समझो आप एग्जाम्पल से। देखो ये क्या एक लिगेंड है, ठीक है जी, ये लिगेंड है। यदि मैं देखो ये होता है हमारा केंद्रीय धातु आयन, ठीक है जी, और ये है हमारा लिगेंड। यदि इसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के, ठीक है जी, यदि इसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के यानी कि अलग अलग प्रकार के, अगर जो अलग अलग प्रकार के केंद्रीय धातु आयन जुड़े होंगे ना तो ये क्या होगा, ये कम स्थायी होगा, ठीक है। और ये जी एक जैसे जुड़े होंगे तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्थायी होगा। अब देखो कैसे, देखो हमें इससे मतलब नहीं है कुछ भी। देखो ये देखो NH3 कैसा आयन है, NH3 देखो इस आयन के अंदर जो NH3 है ये कैसा अम्ल है, देखो NH3 है कठोर बेस, ठीक है जी। एग्जाम्पल में आपको बताया था जो NH3 होता है वो होता है कठोर बेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे F कैसा बेस है, F है आपका कठोर बेस। देखो अब दोनों, देखो ये भी कठोर और ये भी कठोर, ठीक है। देखो दोनों, देखो ये कठोर और ये कठोर, दोनों कठोर मिलके क्या हो रहा है, यानी कि क्या होगा, अधिक स्थायित्व होगा, यानी कि स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि ये चार, आपको ये इस तरीके 4 आयन दे देगा और ये पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन सा धातु आयन अधिक स्थायी होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाली जो मैंने ट्रिक बताई है ना, है इस ट्रिक से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इस ट्रिक से आपको क्वेश्चन की पहचान करनी है और फिर बताना है कि कौन सा ज़्यादा स्थायी होगा, कम स्थायी होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला CONH3 5, ठीक है। ये वाला देखो ऊपर कितना भी चार्ज हो, ऊपर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब आपको देखो देखो जो केंद्रीय धातु आयन है, देखो ये वाला कैसा, ये होता है आपका मृदु बेस, ठीक है जी। ये वाला अम्ल कैसा होता है, ये होता है मृदु बेस अम्ल, ठीक है जी। और यहाँ पे NH3 कैसा है, यहाँ पे NH3 जो होता है वो होता है कठोर बेस। अब देखो ये वाला क्या होगा, ये वाला तो मृदु बेस हो गया और ये वाला कठोर बेस हो गया। अब देखो ये वाला यानी कि ये अलग अलग हो गया ना, ये वाला कठोर है और ये वाला मृदु है, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, यानी कि अस्थायी, यानी कि ये इनका जो स्थायित्व क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब अगर जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कठोर है, अगर जो यहाँ पे भी कठोर बेस होता ना तो फिर ये क्या होता, फिर ये होता स्थायी, ठीक है। फिर ये कैसा होता, फिर ये होता स्थायी। तो अब ये वाला कठोर बेस और प्लस मृदु बेस दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग हो रहे हैं, तो इसका ये कम स्थायी होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला एग्जाम्पल जो होगा ये कम स्थायी होगा। ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, और इनमें से आपको प्रीवियस में क्वेश्चन भी मिलेंगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला। देखो
COCN I। अब देखो यहाँ पे CN कैसा, देखो CN कैसा बेस होता है, CN कैसा अम्ल होता है, ये होता है मृदु बेस। ठीक है, ये आपको अगर जो ये आपके अम्ल जो आपके याद नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इस तरह के क्वेश्चन भी कई आ रहे हैं आपके एग्जाम में, 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। ठीक है, और आई कैसा अम्ल होता है, आई होता है आपका मृदु बेस। ठीक है, अब देखो मृदु बेस और प्लस मृदु बेस यानी कि दोनों क्या है, दोनों सेम है। जब ये सेम है तो ये कैसा होगा, ये होगा अधिक स्थायी। ठीक है, अब देखो ये वाला बिल्कुल डिफरेंस है, ये वाला बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब देखो इस वाले में COCN, अब देखो देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक जैसे हो। अब देखो CN कैसा है, CN जो होता है, CN होता है हमारा मृदु बेस अम्ल। ठीक है, और जो F अम्ल जैसे F1 F2 F3 ये कैसे अम्ल होते हैं, ये होते हैं कठोर बेस। ठीक है, और एक कठोर और एक मृदु, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, यानी डिफरेंस है, तो क्या होगा, ये कम स्थायी होगा। ठीक है, कैसा होगा, ये कम स्थायी होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब देखो ये वाला एक पॉइंट है नेक्स्ट, ये कहता है सहसंयोजक बंध। देखो जो सहसंयोजक बंध जो होता है वो मृदु अम्ल प्लस मृदु बेस में बना होता है। ठीक है, उनके बीच में क्या होता है, मृदु अम्ल मृदु बेस में क्या होता है, उनके बीच में बंधा होता है। ठीक है, बनता है। ठीक है, जो सहसंयोजक बंध होता है वो मृदु अम्ल और प्लस मृदु बेस में बनता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पाई बॉन्ड थ्योरी। देखो जो पाई बॉन्ड थ्योरी थी ये कब दी गई थी, ये 1955 में मूल्यांकन ने दी थी, और 1956 में किसने दी थी, ये दी थी चार्ट ने। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में भी, 1900 की पाई बॉन्ड थ्योरी कब दी गई थी, 1955 में किसने दी थी, मूल्यांकन ने, और 56 में फिर चार्ट ने दी थी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखो ये वाला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये कहता है AgI2। देखो AgI2, अब हमें ये बताना है कि ये अधिक स्थायी या कम स्थायी है। अब देखो हमें पता कैसे चलेगा कम स्थायी है ज़्यादा स्थायी। देखो Ag कैसा होता है, Ag होता है मृदु अम्ल। ठीक है, और I कैसा होता है, I होता है मृदु बेस। तो अब ये कैसा होगा, ये होगा अधिक स्थायी, यानी क्या होगा, स्टेबल होगा। ये कैसा होगा, स्टेबल। ठीक है, क्योंकि ये अधिक स्थायी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी मृदु है और ये भी मृदु है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा AgF2। ठीक है, और देखो AgF2 को अब हम देखते हैं। जो अब देखो ये कम स्थायी है, क्यों है, अब देखो Ag कैसा हमारा मृदु अम्ल। ठीक है, F कैसा कठोर बेस। ठीक है, यानी कि मृदु और कठोर दोनों मिलकर क्या करेंगे, यानी कि ये होगा अस्थायी। ठीक है दोस्तों ये वाले जो एग्जाम्पल है आपके बोर्ड में भी आए हुए हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में भी आए हुए हैं प्रीवियस के में। अब देखो नेक्स्ट है हमारा COF6। ठीक है, अब देखो CO कैसा होता है, ये होता है हमारा कठोर अम्ल। ठीक है, और यहाँ पे F कैसा होता है, F1 F2 F3 F4 ये होते हैं हमारे कठोर बेस। ठीक है, और जब कठोर अम्ल और कठोर बेस, ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा अधिक स्थायी, यानी कि कैसा होगा, ये होगा स्टेबल। ठीक है, तो ये वाले भी सेम ऐसी है, देखो कठोर अम्ल प्लस। ठीक है, देखो इस वाले में देखो CO कैसा होता है, देखो CO अभी हमने बताया कैसा होता है, ये होता है कठोर अम्ल। ठीक है, और I कैसा होता है, जैसे I1 हो गया, I2 I3 ये सब कैसे होते हैं दोस्तों, ये होता है मृदु बेस। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, यानी कि देखो कठोर और मृदु, यानी कि दोनों क्या होंगे, ये होंगे अस्थायी। अगर जो सेम होते तो क्या होता है, वो होता है स्थायी। ठीक है, अब दोस्तों देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो नेक्स्ट वाला आयन हमारा ये है CdCN4। देखो अभी हमें बताना है कि ये अधिक स्थायी होगा या कम स्थायी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो CD कैसा होता है, CD होता है आपका मृदु अम्ल, और यहाँ पे CN देखो आपका यहाँ पे चारों पांचों, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऊपर कितने आयन हो। ठीक है, आपको बस ये चीज़ नोटिस करनी है कि ये वाला अम्ल कौन सा है। ठीक है, देखो CD जो कैडमियम है ये होता है मृदु अम्ल, और CN कैसा होगा, ये होगा मृदु बेस। ठीक है, और जब एक मृदु अम्ल और प्लस मृदु बेस दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, ये होगा अधिक स्थायी। ठीक है दोस्तों, ये वाला एग्जाम्पल भी आपका ऐसे ही है, बिल्कुल सेम। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है ना, देखो ये वाली जो रिएक्शन है ये आपकी एग्जाम में 2 से 3 से 4 बार आ रही है। इस पॉइंट को तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी 2019 में भी आई हुई है, शायद 20 में भी है। ठीक है, और 17 में भी आ रही है ये वाली। तो ये वाली जो इक्वेशन है आपको देखो CDS प्लस 2HCl। ठीक है, ये इक्वेशन इससे क्या बनता है, देखो CDS प्लस 2HCl। ठीक है, जब 2HCl की क्रिया CDS के साथ कराते तो क्या होता है, देखो CdCl2। ठीक है जी, CdCl2, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो होता है वो सल्फर के साथ होकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, देखो
सी डी तो ऐसे ही रहेगा, सी डी आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 2Cl है तो क्या होगा, यहाँ पे Cl2 आ जाएगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बचेगा वो सल्फर के साथ होकर निकल जाएगा, ठीक है। तो H2S आ गया, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पे, H2S बाहर निकल गया, ठीक है जी, निकल गया। ये क्या है, ये होने की संभावना है, ठीक है। ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है, ये इसके होने की क्या है, ये संभावना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको याद कर लेनी है, पूरे इंपॉर्टेंट। मैं सारा ही आपको इंपॉर्टेंट पार्ट करा रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि आपको शॉर्ट कराना चाहिए। देखो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट में से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। ये पॉइंट भी आपको याद कर लेना है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट का पॉइंट है। देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन निकलता है आपका, जो Mg2+ और Al3 और Ca2+, ये कैसे होते हैं, ये वाले जो आयन जो होते हैं ना आपके, देखो Mg2+, Al3+ और Ca2+, ये वाले जो एग्जाम्पल होते हैं ना दोस्तों, ये वाले जो आयन ये कार्बोनेटों के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका एग्जामिनर देगा कि Mg2+ या Al3+ या Ca2+, ठीक है। ये जो आयन होते हैं ये किसके रूप में पाए जाते हैं, ये कार्बोनेटों के रूप में, इनमें से कौन सा आयन पाया जाता है, ठीक है। एग्जामिनर इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और क्वेश्चन पूछेगा नहीं, आपका पूछ भी रखा है एग्जामिनर ने, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है हमारा, देखो Ag+, Hg2+ और Pt2+, ठीक है। तो इनमें से कोई कौन सा आयन सल्फाइडों के रूप में पाया जाता है, ठीक है। देखो Ag+ और Mg2+ और Pt2+, यानी कि जिसके अंदर देखो इनमें से एग्जामिनर ये पूछेगा कि इन आयनों में से कौन सा सल्फाइडों के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा ये पूछेगा एग्जामिनर कि Ni2+, Cu2+ और Pb2+, यानी Zn2+, यानी कि ये वाले जो होते हैं ना, ये वाले Ni2+ और Cu2+ और Pb2+ और Zn2+, कार्बोनेट और प्लस सल्फाइड, ठीक है, दोनों ही रूप में पाए जाते हैं। कार्बन में भी पाए जाते हैं और प्लस सल्फाइड रूप में, यानी ये C+S दोनों ही रूप में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और यहाँ से इसमें से भी पूछ सकता है, लेकिन इसमें से एक और एक, तो A B, यानी कि इन दोनों पार्ट में से, तीनों में से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और हो सकता है वो तीसरे पार्ट में से भी क्वेश्चन आपसे पूछे इस साल। अब देखो एक और इक्वेशन है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला इक्वेशन का देखो कॉन्सेप्ट है, यानी कि CdCO3 + Na2S। देखो जब इसकी क्रिया हम देखो, जब CdS की क्रिया हम CdCO3 की क्रिया Na2S के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, तो इक्वेशन बनती है हमारी CdS + Na2CO3। अब देखो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको ये वाली इक्वेशन दे देगा, ठीक है। और आपसे ये पूछेगा, यानी कि इसके साथ में 3 रिएक्शन और आपको दे देगा एग्जामिनर, और ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी इक्वेशन संपन्न हो रही है, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझो। देखो यहाँ पे CD, देखो यहाँ पे वैसे तो आपको ये इक्वेशन याद ही कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये वाली इक्वेशन आपको ऐसी की ऐसी धरी मिलेगी एग्जाम में, ठीक है। अब देखो CD क्या है, देखो इसके अंदर CD क्या है, ये होता है मृदु अम्ल, ठीक है। और यहाँ पे देखो, और O3 क्या है, यहाँ पे जो O3 है यहाँ पे ये है कठोर बेस, ठीक है। और देखो यहाँ पे Na2 क्या है, यहाँ पे कठोर अम्ल, ठीक है। और S क्या है, यहाँ पे मृदु बेस, ठीक है। अब देखो जो इक्वेशन बनी, यहाँ से हमारा उत्पाद आया बन के, ठीक है। इस इक्वेशन से क्या बना, हमारा बना CdS + Na2CO3, ठीक है जी, बन गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो जो CdS, देखो यहाँ पे CD कैसा अम्ल है, ये है मृदु अम्ल, ठीक है। और यहाँ पे सल्फर कैसा, वो होता है मृदु बेस अम्ल, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन कैसा, यानी कि जो Na2 बन रहा है वो बन रहा है कठोर अम्ल, और प्लस CO3 कैसा बन रहा है, वो बन रहा है कठोर बेस, ठीक है। अब देखो मृदु अम्ल और प्लस कठोर अम्ल, ठीक है। यहाँ पे कठोर अम्ल बना प्लस कठोर बेस, तो यानी क्या इससे पता क्या चल रहा है कि इक्वेशन हमारी जो है वो संपन्न हो रही है, ठीक है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो है हमारी, ये इक्वेशन संपन्न हो रही है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यानी कि आपको ये इक्वेशन आपको ज़्यादा, अगर जो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये वाली इक्वेशन आपको एग्जाम में ऐसी के ऐसी धरी मिलेगी, आपको इक्वेशन याद कर लेनी है बस ये, ठीक है। यानी कि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। इस वाले पार्ट से इफेक्ट जो पड़ेगा आपके सेकंड पार्ट से इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो एक और इक्वेशन है आपकी, ये वाली इक्वेशन भी आपके एग्जाम में आपको धरी मिलेगी, ये वाली भी, ठीक है। ये वाली इक्वेशन है आपकी दोस्तों, ये है BeI2 और प्लस HgF2, ठीक है। इससे क्या बना, देखो BeL2 और प्लस HgF2। देखो जब BeL2 HgF2 क्रिया करता है तो क्या बनता है, BeF2 बनता है, ठीक है, और प्लस HgI2 बनता है, ठीक है जी, हमारा I2 बन गया। अब देखो
ये वाला यहाँ पे बी, देखो बी कैसा अम्ल है यहाँ पे, कठोर अम्ल, ठीक है। और I2 कैसा होता है, वो होता है मृदु अम्ल, ठीक है जी। और Hg कैसा, यानी कि मृदु अम्ल, ठीक है। और F कैसा होता है, F होता है कठोर अम्ल, ठीक है। अब देखो जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे BeF2, यहाँ पे Be कैसा, कठोर अम्ल, और यहाँ पे जो F2 होगा वो होगा कठोर बेस, ठीक है जी। और प्लस अब देखो Hg यहाँ पे कैसा अम्ल है, यहाँ पे मृदु अम्ल, ठीक है। और I कैसा हमारा, मृदु बेस, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या लग रहा है कि यानी कि ये वाली जो इक्वेशन हमारी ये संपन्न हो रही है, ठीक है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये वाला जो आपका फर्स्ट चैप्टर इसका यूनिट नंबर 4 का ये फिनिश हो चुका है। इसके अब हमने MCQ क्वेश्चन जितने भी पीडीएफ में आए हुए हैं आज तक, और कुछ क्वेश्चन हमने अपने दौर से भी इसमें इंक्लूड किए हैं, तो आपके कुछ क्वेश्चन हमने इसमें देने की कोशिश की है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, और आपको अभी एक वीडियो और देंगे हम, ठीक है, सेकंड चैप्टर की। पहला क्वेश्चन हमारा N3P3Cl3 क्या होता है, ये लुईस अम्ल या लुईस क्षार होगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है उदासीन यौगिक होगा या उभयधर्मी होगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा सही। ये जो होगा ये होगा आपका लुईस क्षार, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला चैप्टर जो है आपका फिनिश हो चुका है। और अब इसके MCQ क्वेश्चन जितने भी 2017, 18, 19, 20 यानी कि जितने पीरियड्स में आए हुए सारे क्वेश्चन की हमने एक PDF फाइल बनाई, ठीक है। और इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन जो इंक्लूड होने वाले थे हमने वो क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, ठीक है। और जो प्रैक्टिस सेट है, हम प्रैक्टिस सेट हम क्या करेंगे एग्ज़ाम से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले हम 17, 18, 19 3 से 4 प्रैक्टिस सेट करेंगे। फिलहाल तो आप ये क्वेश्चन कर लो, इनमें से भी आपके क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट हम फिर हम करा देंगे आपको। अब सेकंड क्वेश्चन कहता है दोस्तों हमारा कठोर अम्लों में ग्राही परमाणु होता है। जो कठोर अम्ल जो होते हैं, देखो क्वेश्चन आगे निकल के, जो कठोर अम्ल जो होते हैं उनमें ग्राही परमाणु होता है। नंबर ए कहता है छोटा आकार तथा निम्न ध्रुवण क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर बी कहता है बड़ा आकार तथा निम्न ध्रुवण क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर सी कहता है छोटा आकार तथा उच्च ध्रुवण क्षमता होती है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है बड़ा आकार तथा उच्च ध्रुवण क्षमता होती है। देखो जो कठोर अम्ल जो होते हैं उनमें ग्राही परमाणु के लिए क्या सही होता है, वो होता है छोटा आकार तथा उच्च ध्रुवण क्षमता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा निम्न में से कौन सा मृदु क्षार है। देखो कौन सा मृदु क्षार है, आपको देख के पता लग रहा हो कि कौन सा होगा, इसमें आई होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कहता है NH3, ऑप्शन नंबर बी कहता है CO3 होगा, या ऑप्शन नंबर सी कहता है आई, और ऑप्शन नंबर डी कहता है OH होगा। देखो जो मृदु क्षार होगा वो होगा आई, ठीक है, आई क्यू, ठीक है। वो मृदु क्षार कौन सा होगा, वो होगा आई नेगेटिव, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन धरे मिलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों निम्न में से कौन सा मृदु अम्ल है, ठीक है। निम्न में से कौन सा मृदु अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए कहता है Na+ होगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है Mg2+ होगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है Al3+ होगा। और ऑप्शन नंबर डी कहता है Cd2+ होगा। देखो मृदु अम्ल की हमने बात की थी। मृदु अम्ल हमने एक बात बताई थी कि जिसके ऊपर +2 +3 कुछ इस तरीके चार्ज हो, यानी कि आप इस तरीके से एक अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। अगर जो आपको प्रॉपर याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये होगा Cd², ठीक है, ये होगा Cd2+, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्न में से कौन सा कठोर अम्ल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कहता है Li+ होगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है Ag+ होगा। और ऑप्शन नंबर सी कहता है Hg2+ होगा। और ऑप्शन नंबर डी कहता है Pt2+ होगा। देखो कठोर अम्ल की हमने बात की, कठोर अम्ल इनमें कौन सा होगा, ठीक है। तो कठोर अम्ल जो होगा दोस्तों वो होगा हमारा Li+, ठीक है। हमने इसकी एक कठोर अम्ल की एक हमने ट्रिक बताई थी आपको, हम लिया ना करते बेटा मांगे कार स्कूटर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप उससे भी अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्न में से कौन सा कठोर क्षार है। देखो कौन सा कठोर क्षार है। ऑप्शन नंबर ए कहता है H+ होगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है NH3 होगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है CO होगा। और ऑप्शन नंबर डी कहता है SCN होगा। देखो जो कठोर क्षार होगा ना, देखो वो होगा NH3। हमने बताया था कि कठोर क्षार जो होगा जैसे NH3 हो गया, NH2 हो गया, ठीक है, और ROR हो गया, कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है ना। ऐसे थे ना कठोर क्षार जिनमें R वगैरह आता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न में से कौन सा सीमावर्ती अम्ल है। देखो इनमें से कौन सा कैसा सीमावर्ती अम्ल, आपके सीमावर्ती अम्ल के ऊपर क्वेश्चन आया। ऑप्शन नंबर ए कहता है Zn2+ होगा, Ag+ होगा, या Al3+ होगा, या ऑप्शन नंबर डी कहता है K+ होगा। ठीक है, जो इसमें जो सीमावर्ती अम्ल होगा ना दोस्तों वो होगा Zn2+, यानी कि जो सबसे अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारा कठोर क्षारों में दाता परमाणु का होता है। अब देखो क्वेश्चन ही यही वाला आगे जो यहाँ से मैंने बताया था। देखो कठोर क्षारों में दाता परमाणु का होता है, छोटा आकार तथा निम्न विद्युत ऋणता होती है। ऑप्शन नंबर बी कहता है छोटा आकार तथा उच्च विद्युत ऋणता होती है। और ऑप्शन नंबर सी कहता है बड़ा आकार तथा निम्न विद्युत ऋणता होती है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि बड़ा आकार तथा उच्च विद्युत ऋणता होती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो कठोर क्षार यानी कठोर, यानी कि नाम से पता चल रहा कठोर होगा तो यानी कि वो छोटा होगा। ठीक है, जैसे कठोर क्षारों के लिए कहा है इसने कठोर है, तो यानी कि नाम से पता चल रहा है कि वो छोटा आयन होगा। ठीक है, जब वो छोटा आयन होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे बिल्कुल पास पास होंगे। ठीक है, तो वो कैसा होगा, उसकी उच्च विद्युत ऋणता होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अम्ल व क्षारों के संयोग से आयनिक बंध बनता है। यानी कि अम्ल और जो क्षार जो होते हैं उनके संयोग से कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं, ये कठोर कठोर होंगे या कठोर मृदु होंगे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है मृदु मृदु, या ऑप्शन नंबर डी कहता है मृदु कठोर। ठीक है, ये जो होंगे आपके कठोर कठोर होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ए सही हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपका बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, HSAB सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। देखो HSAB जो सिद्धांत था किसके द्वारा दिया गया था, आपको याद होगा ये तो किसके द्वारा, पियर्सन के द्वारा, लुईस के या फ्रैंकलिन के या ब्रोस्टलैंड के, ये दिया गया था पियर्सन के द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमारा निम्न में से कौन सा अधिक स्थायी है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आगे निकल के जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था आपको, निम्न में से कौन सा अधिक स्थायी है। अब देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कौन सा अधिक स्थायी है, नहीं है। अगर जो आपको ये अम्ल याद है तो आप देखते के साथ एकदम आंसर बता दो कि कौन सा अधिक स्थायी है। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसका। देखो वैसे तो हमें पता चलेगा कि इसका, देखो एक मिनट सुनो दोस्तों, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और 2017 में इसका आंसर नहीं दे रखा है। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो मैंने अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है इसमें। ठीक है, और एक बार आप भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट अप्लाई करके ले देना जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, अब देखो वैसे तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, पहले हम बात करते हैं AgF2 की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने कहा कि कौन सा अधिक स्थायी होगा। अब देखो Ag कैसा आयन होता है, Ag जो होता है हमारा वो होता है मृदु अम्ल। ठीक है जी, Ag कैसा होता है मृदु, और यहाँ पे F देखो F कैसा होता है, F होता है आपका मृदु, ये भी कैसा होगा आपका मृदु बेस। ठीक है जी, तो यानी कि मृदु अम्ल और प्लस, देखो एक मिनट सुनो, मैं वाइट कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ अब ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों Ag की। अब देखो Ag कैसा, Ag जो होता है हमारा वो होता है मृदु अम्ल। ठीक है दोस्तों, होता है। अब यहाँ पे F की हम बात करें, देखो F1 F2 F3, ये कैसा होता है, ये होता है कठोर बेस। ठीक है जी, कठोर बेस और प्लस मृदु बेस। ठीक है, यानी कि कठोर और मृदु यानी कि दोनों को अगर जो आप करते हो तो ये तो अस्थायी होगा। हाँ जी, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है जी, नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार और आप देख लो, देखो Ag कैसा होता है, Ag जो होता है आपका वो होता है मृदु बेस। ठीक है जी, और यहाँ पे F कैसा होता है, F जो होता है आपका वो होता है कठोर बेस। F कैसा होगा, वो होगा कठोर बेस। ठीक है जी, F1 F2 F3। ठीक है, यानी कि मृदु और प्लस कठोर, ये तो दोनों डिफरेंस है, तो ये तो स्थायी नहीं होगा, ये कैसा होगा, ये तो अस्थायी होगा। तो आपका ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो अब ऑप्शन नंबर बी की हम बात, ऑप्शन नंबर हम बात करते हैं सी की। ठीक है, बी की हम फिर करेंगे। अब देखो ऑप्शन नंबर बी में हम कहते हैं CD। अब देखो CD कैसा आयन होगा, यहाँ पे CD जो होता है वो भी होता है आपका मृदु। ठीक है, CD जो होता है आपका वो होता है मृदु अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो CD कैसा होता है, वो होता है मृदु अम्ल,
और यहाँ पे NH3 की हम बात करते हैं दोस्तों। NH3 यहाँ पे कैसा होगा, NH3 जो होगा यहाँ पे कठोर बेस, ठीक है। NH3 होता है कठोर बेस। तो अब आप दोस्तों ये बताओ कि कठोर बेस और प्लस मृदु क्या दोनों क्या स्थायी होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या होगा, अस्थायी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं हो सकता इसका, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर हम डी की हम बात करते हैं। अब देखो उन्होंने एग्जाम में क्या, देखो अभी एग्जाम में क्या दे रखा उन्होंने, एग्जाम में दे रखा ना ही इसका डी आंसर दे रखा उन्होंने, ऐसे करके एक्स लिख रखा है, ठीक है। तो यानी कि उन्होंने इसका कोई भी आंसर नहीं दे रखा है, ठीक है। अब देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पे CO की। अब देखो CO कैसा अम्ल है, यहाँ पे कठोर अम्ल, ठीक है जी, कठोर अम्ल है। और यहाँ पे I कैसा होता है, I जो होता है वो होता है आपका मृदु बेस, ठीक है। तो कठोर और प्लस मृदु मिलकर कैसे होंगे, वो तो अस्थायी होंगे, स्थायी तो होंगे नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि ये तो अस्थायी होंगे जबकि स्थायी नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर बी की, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर बी में हमने AG क्या बताया था, स्टार्टिंग में AG बताया था हमने मृदु बेस। AG कैसा होता है, मृदु बेस होता है। और I कैसा होता है, I भी होता है मृदु, I जो होता है आपका वो होता है मृदु बेस, ठीक है। तो मृदु बेस प्लस मृदु बेस, ठीक है। तो दोनों क्या हो रहे हैं, यानी कि दोनों एक जैसे हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका स्थायी, ठीक है ना। क्या होगा, स्थायी, यानी कि ये होगा स्टेबल। तो आंसर इसका बी सही है, ठीक है। एक बार दोस्तों आप भी चेक कर लेना, ठीक है। हो सकता है मेरा कॉन्सेप्ट गलत हो, एक बार आप भी लगा के देख लेना। वैसे 90 से 100% ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको डाउट हो तो आप भी करके देख सकते हो उसको, ठीक है। ये 2017 के प्रीवियस में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमारा, देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमारा HSSV सिद्धांत के आधार पर निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने की संभावना है। देखो ऑप्शन नंबर ए कहता है BeL2 या HgF2, इससे बन रहा है BeF2 प्लस HgL2, ठीक है। ये वाली इक्वेशन वही है जो मैंने आपको कराई है, ठीक है। इक्वेशन बी कहता है CDS प्लस 2HCl से क्या बनता है, CdCl2 प्लस H2S, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी कहता है कि CSF प्लस SIL, ठीक है, CSL प्लस LIF, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है हमारा CdCO3 और NO2S प्लस CD, इससे क्या बनता है, वो बनता है CDS प्लस NO2CO3, ठीक है। ये वाली इक्वेशन मैंने आपको कराई थी, ठीक है, ये लिखवाई थी मैंने, CDS प्लस 2HCl, इससे क्या बन रहा, CdCl2 प्लस H2S, ठीक है। तो आपका आंसर जो उत्तर होगा आपका, यही वाली इक्वेशन आपकी सही होगी, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ना, इसमें आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, ये आपको एग्जाम में धरी मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन ही याद रखनी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हमारा कि सल्फोनिक अम्ल क्या होता है, आर्हीनिस अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है लुईस अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। और ऑप्शन नंबर डी कहता है ए व बी, यानी कि जो आर्हीनिस, जो सल्फोनिक अम्ल जो होता है ना, वो आर्हीनिस अम्ल भी होता है और लुईस क्षार भी होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका ए और बी दोनों ही सही हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमारा, वो कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन क्या है, गलत है, ठीक है, वो वाला बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि K+ एक प्रबल अम्ल है, ठीक है जी, ये वाला तो आपका सही है, ठीक है। दुर्बल अम्ल क्षार आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि ये जो दुर्बल अम्ल और क्षार जो होते हैं, दुर्बल क्षार, ये आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी कहता है दुर्बल अम्ल अधिक संयोजक, देखो दुर्बल अम्ल अधिक संयोजक इलेक्ट्रॉन वाले अणु अथवा आयन होते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये वाले भी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि क्षारों के पास उच्च ध्रुवणता वाले दाता परमाणु होते हैं, ये वाला आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि क्षार जो होते हैं, क्षारों के पास उच्च ध्रुवणता वाले दाता परमाणु नहीं होते हैं, ठीक है। क्षार क्या होते हैं, क्षार वे होते हैं जैसे NaCl होता है, NaCl जो किस चीज़ में छूटता है, Na और प्लस Cl, यानी कि Cl क्या होता है, Cl तो -C होता है, ये होता है क्षार, ये होता है अम्ल, ठीक है, Na। तो कौन सा गलत हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्षारों के पास उच्च ध्रुवणता वाले दाता परमाणु होते हैं, तो ये वाला आपका क्या है, ये गलत है, उनके पास नहीं होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक अभिक्रिया दे रखी है, ठीक है, और इस अभिक्रिया के अंदर H2 की क्रिया हमने H2O के साथ कराई, ठीक है। तो यहाँ से H2O के साथ, यानी कि जल की क्रिया हमने हाइड्रोजन प्लस जल की क्रिया H2O के साथ कराई, और कराने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, H3O प्लस और प्लस OH माइनस प्राप्त हुआ, ठीक है। और ये जल के अणु, यानी कि ये जो जल के अणु किस प्रकार व्यवहार करते हैं, हमें ये बताना है, ठीक है।
देखो ये प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार है। और ऑप्शन नंबर बी कहता है ये दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार है। और ऑप्शन नंबर सी कहता है माध्यम अम्ल। देखो ऑप्शन नंबर सी कहता है हमारा, वो कहता है कि माध्यम अम्ल और माध्यम क्षार। और ऑप्शन नंबर डी कहता है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ये जो होता है ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की भांति क्या करेंगे, व्यवहार, यानी कि एक तो दुर्बल की भांति और दूसरा दुर्बल क्षार की भांति। ठीक है ना, यानी कि दुर्बल अम्ल और प्लस दुर्बल क्षार की भांति ये क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अब क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी, वो कहता है कि निम्न में से कौन सा कार्बोनेट, देखो कार्बोनेट व सल्फाइड दोनों रूप में पाया जाता है। ये वाला उस कॉन्सेप्ट में से जो मैंने आपको कराया था उसमें से क्वेश्चन आगे निकल गए। ठीक है, देखो निम्न में से कौन सा कार्बोनेट व सल्फाइड दोनों रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है Al3+ या Pb2+ या Pt2+ या Mg2+ पाया जाता है। ठीक है, देखो जो कार्बोनेट और प्लस सल्फाइड दोनों रूप में कौन सा पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका सीसा, यानी कि Pb2। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ना ही Al3 पाया जाता, ना ही Pt2 पाया जाता, ना ही Mg2+ पाया जाता है। जो पाया जाता है वो पाया जाता है Pb2+। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, जो सीसा होता है वो पाया जाता है आपका सल्फाइड और प्लस कार्बोनेट दोनों ही रूप में पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 17, ये कहता है कि किस संक्रमण धातु साइनाइड, देखो किस संक्रमण धातु आयन का साइनाइड जटिल यौगिक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक स्थायी। देखो किस संक्रमण का, यानी कि जो हमेशा एक बात याद रखना, देखो जो सबसे अधिक स्थायी जो होता है साइनाइड जटिल आयन का, वो होता है आपका Cu2+ का। ठीक है, वो होता है Cu2+ का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कहता है Fe2+ का होगा, CO2+ का होगा, और Cu2+ होगा या Ni2+ होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो होता है ना, देखो सबसे अधिक, यानी कि जो धातु होती है ना, देखो किस संपन्न धातु का आयन, देखो कोई सी भी संपन्न धातु आयन होगी उसका साइनाइड सबसे जटिल यौगिक सबसे अधिक स्थायी कौन सी होती है, वो होती है Cu2+ होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हमारा, वो कहता है कि स्थायी जटिल यौगिक लिगेंडों के द्वारा बनते हैं। ठीक है, जो आपके स्थायी जटिल यौगिक होते हैं वो उन लिगेंडों के द्वारा बनते हैं जिनका होता है, देखो कम क्षारीय लक्षण होता है, या वृहद प्रकृति होती है, या बड़ा आकार होता है। देखो जो स्थायी किसके द्वारा बनता है, यानी कि बड़ा आकार होता है जिनका उनके द्वारा नहीं, या वृहद प्रकृति होती है यानी कि उनकी एक अलग तरह की प्रकृति होती है नहीं, और कम क्षारीय लक्षण होता है नहीं, ये होता है उच्च आवेश, यानी कि जिनके ऊपर आवेश कैसा होता है, उच्च होता है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 19 की हम बात करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हमारा, वो कहता है NH3, C6H5NH2 तथा C6H5 की होल कॉइल NH का कठोर बेस स्वभाव बढ़ता हुआ क्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखो बढ़ता हुआ क्रम बताना है दोनों का हमें। ठीक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और अप्लाई हो सकता है। ठीक है, देखो NH3 C6H5NH2। ठीक है, ये और दूसरा NH3 ये कैसे, ये इन्होंने कठोर बेस दे रखे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका ये अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पे NH3 C6H5 और NH2 कैसा बेस होगा, यानी कैसा अमल होगा, ये होगा आपका कठोर बेस। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि C6H5 इसकी होल कॉइल NH। ठीक है, ये कैसा होगा, ये भी होगा कठोर बेस। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका यही बन रहा है कि ये कैसा बेस होगा, ये क्वेश्चन तो ये बन रहा है इस क्वेश्चन में से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कहता है इसका बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। देखो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि C6H5 की होल कॉइल NH, फिर उसके बाद C6H5NH2 और NH3। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी कहता है कि NH3 C6H5NH2। ठीक है, और ऑप्शन नंबर और C6H5 इसकी NH। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी कहता है C6NH5 और NH2 और इसके बाद C6H5 इसकी होल कॉइल, उसके बाद NH। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी कहता है C6H5 इसकी होल कॉइल NH, फिर इसके बाद फिर इससे बड़ा NH3, फिर NH3 के बाद C6H5NH2। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो होगा फर्स्ट वाला। अब देखो दोस्तों कैसे सही होगा इसका, दोस्तों देखो इसमें सबसे पहले देखो हम सबसे पहले किस चीज़ को देखते हो, सबसे पहले हम देखते हैं NH को। ठीक है, NH का यहाँ पे 1 है और NH के बाद कितना 2, यहाँ पे NH के बाद कितना 3, यानी कि 1 2 3। अब बढ़ता हुए क्रम में पूछा इन्हें, देखो सबसे ज़्यादा किसका होगा, 1 का होगा, फिर उससे ज़्यादा 2 का, 2 से ज़्यादा फिर 3 का, 3 के बाद 4 का। ऐसे ही तो होता है बढ़ता क्रम, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो सेकंड वाले ऑप्शन में, अब देखो दोस्तों आप सेकंड वाले ऑप्शन में देखो, यहाँ पे तो आपने 1 2 3। ठीक है जी, यहाँ पे NH1 NH2 NH3। ठीक है, और अब देखो लास्ट वाले, देखो सेकंड वाले में देखो यहाँ पे NH, यहाँ पे देखो NH2 आया। ठीक है जी,
यहाँ पे 3 था, फिर यहाँ पे 2 आया, फिर यहाँ पे 1 आया, तो ये तो क्या होगा, ये तो घटता क्रम हो गया, ये तो उत्तर नहीं हो सकता आपका। अब देखो इस वाले में 2 और इस वाले में NH 3 3 1 2, तो ये भी कोई क्रम नहीं बन रहा, ठीक है। और अब इस वाले में देखो 2 3, इस वाले में ये भी आपका कोई क्रम नहीं बन रहा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में भी हमारी वही वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है, जो हमने बताई थी आपको। ऑप्शन नंबर ए, देखो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, देखो इसमें से देखो BF3+H या BF3H। ऑप्शन नंबर ए कहता है BH3+H और इससे बन रहा है BH4, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका LIF और LIF से CSI की क्रिया कराएंगे तो LIL + CSF बनेगा। और ऑप्शन नंबर डी कहता है दोस्तों CH3 की क्रिया जब हम HG के साथ में कराएं तो क्या बनेगा, हमारा ये उत्पाद बनेगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, क्योंकि हमने आपको इक्वेशन कौन सी लिखवाई थी, ये लिखवाई थी BH3+H + BH4, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, देखो ये वाला क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। HS देखो HSB के लिए पाई आबंध सिद्धांत देखो प्रस्तावित किया गया, उस कॉन्सेप्ट में से फिर से आगे देखो क्वेश्चन निकल गए। जो HSB के लिए पाई आबंध यानी जो पाई थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी, पोलिंग के द्वारा या पियर्सन के द्वारा या लुईस के या मूलिकन के द्वारा, वो दी गई थी किसके द्वारा, मूलिकन के द्वारा दी गई थी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। अब क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दोस्तों कठोर अम्लों के लिए निम्नलिखित अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। अब देखो जो कठोर अम्ल होते हैं, कठोर यानी कि नाम से पता चल रहा है, ठीक है। देखो बड़ा आकार होता है उनके लिए, उच्च ध्रुवण क्षमता होती है या उच्च धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था होती है या दोनों बी व सही होंगे, ठीक है। अब देखो इसका जो उत्तर हो जाएगा ना आपका वो हो जाएगा बी और सी, यानी कि जो बी यानी कि उच्च ध्रुवण क्षमता तो होती है उनकी और उच्च धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ठीक है। अब बड़ा आकार क्यों नहीं होगा, बड़ा आकार इसलिए नहीं हो क्योंकि ये क्या कह दिया इन्होंने, कह दिया कठोर। कठोर जब इन्होंने कह दिया तो बड़ा आकार तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका ए हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर बी कहता है उच्च ध्रुवण क्षमता, ठीक है। और सी कहता है उच्च धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। देखो उच्च ध्रुवण क्षमता भी होती है और उच्च धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। अब क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दोस्तों C2H5 की होल्कोइप और अणु तथा SO3 आयन दोनों ही क्या है, मृदु बेस है, ठीक है। यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका निकल के आ सकता है, एग्जामिनर दे सकता है इस क्वेश्चन में से कि C2H5 की होल्कोइप ये कैसे हैं, यानी कि ये होते हैं मृदु बेस, ठीक है। SO3 आयन दोनों ही कैसे, यानी कि ये इन्होंने कह रखा कि मृदु बेस है, ठीक है। और आयन की तुलना में लगभग गुना कितने अधिक होता है, 10⁴, 10⁴, 10⁵, 10⁷, ये जो होता है ना लगभग में ये होता है 10⁷, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में से ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर आपका इस क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन निकाल सकता है। क्या कह सकता है कि C2H5 3P और तथा SO3 आयन, ठीक है, दोनों ही कैसे हैं, ये पूछ सकता है कि कैसे आयन होंगे, ये होंगे मृदु बेस आयन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हमारा AgI2। देखो AgI2 संकुलन आयन के स्थायित्व की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका ये यूनिट नंबर 1 यानी कि जो यूनिट नंबर 1 में संकुलन आयन है ना उस टॉपिक से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो यूनिट में कराना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगा कि कराना चाहिए, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखो की जा सकती है, निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि आई की क्या विद्युत ऋणात्मकता शून्य है, यहाँ पे देखो आई की क्या विद्युत ऋणात्मकता शून्य है, या एजी एक मृदु धातु है, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आई की विद्युत ऋणात्मकता शून्य है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे तो शून्य ही नहीं है इसकी, ठीक है। और एजी एक मृदु धातु है, ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि आई क्या है, आई तो हमारा एक मृदु बेस है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर सी कहता है, हमने बताया था कि Ag+ क्या है, एक कठोर अम्ल है, और जबकि आई क्या है, एक कठोर बेस है, ठीक है, कठोर बेस है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है ये वाला भी आपका उत्तर नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, इन्होंने कहा कि Ag+ क्या एक मृदु अम्ल है, जबकि आई क्या है, एक मृदु बेस है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमने बताया था कि आई क्या होता है, आई होता है एक मृदु बेस, ठीक है। और यहाँ पे Ag+ क्या होगा, Ag होता है एक मृदु अम्ल, ठीक है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 25 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 25 कहता है हमारा, ये कहता है कि NCl2 अणु होता है, जो NCl2 अणु इसकी होल का ये कहता है अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, उभयधर्मी होता है। देखो ये वाला जो अणु होता है ना, ये होता है आपका क्षारीय अणु होता है, ठीक है। ये वाला अणु कैसा होता है, ये होता है आपका क्षारीय अणु, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 क्या आता है हमारा, निम्न में से कौन सा आयन BH3 से संयोग कर स्थायी जटिल आयन का निर्माण करेगा। देखो कौन सा आयन BH3 जो है BH3 से संयोग कर स्थायी जटिल आयन का निर्माण करेगा। ऑप्शन नंबर F- या H या Cn या Cl करेगा। देखो जो BH3 से क्रिया कौन करेगा, जो संयोग जो करेगा वो करेगा H। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कहता है, वो ये कहता है कि निम्न में से कौन सा आयन अधिक स्थायी होगा। देखो इनमें से कौन सा आयन अधिक स्थायी होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है AgI2 होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है AgBr2 होगा, AgCl2 होगा या AgF2 होगा। देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कौन सा होगा, AgI2 होगा। क्यों, Ag क्या होता है, Ag होता है आपका देखो मृदु अम्ल, और ये वाला I2 कैसा होता है, ये होता है आपका मृदु बेस, ठीक है। कैसा होता है, I2 जो होता है वो होता है आपका मृदु बेस, और Ag कैसा होता है, वो होता है मृदु अम्ल, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर, तो आपका जो आंसर हो जाएगा Ag जो होता है आपका वो होता है मृदु बेस, ठीक है ना, मृदु बेस होता है। और जो I जो होता है आपका वो होता है मृदु बेस, ठीक है ना। तो मृदु बेस और प्लस मृदु दोनों ही क्या होंगे, स्थायी होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है दोस्तों, वही कहता है हमारा निम्न में से कौन सा मृदु क्षार है। देखो इनके अंदर से कौन सा मृदु क्षार है। फिर से क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन बार बार। ये वाले जो एग्जाम्पल है आपको सारे याद करने हैं, क्योंकि आप जब भी कर पाओगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कहता है CH3COO-, या ऑप्शन नंबर बी कहता है NO3- होगा, या ऑप्शन नंबर सी कहता है CO3 होगा, या ऑप्शन नंबर डी कहता है H- होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है हमारा, वो ये कहता है कि अम्ल एवं क्षारों के लिए कठोर तथा मृदु नाम दिए गए थे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग में से आया निकल गया, जो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है। अम्ल एवं क्षारों के लिए कठोर तथा धातु के नाम किसने दिए थे, लुईसन ने, या कोई, या पियर्सन ने, या ब्रांडेड ने। ये देते दोस्तों पियर्सन ने, इसका तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, पियर्सन ने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्तों, वो ये कहता है कि Hg2+ की विभिन्न वर्गीकृत किया जाता है। देखो जब हम Hg2+ को क्या करते हैं, उसको वर्गीकृत करते हैं, तो मृदु अम्ल में होता है कन्वर्ट, या कठोर अम्ल में होता है, या मृदु क्षार में होता है, या कठोर क्षार में होता है। ये जो होता है ना Hg2+, ये होता है आपका मृदु अम्ल में, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 कहता है हमारा कि कठोर अम्ल तथा कठोर क्षार के संयोग से बना यौगिक कौन सा होता है। देखो जब एक कठोर अम्ल और दूसरा कठोर क्षार, इनके संयोग से बना यौगिक कौन सा होगा, सहसंयोजक होगा, या आयनिक होगा, उपसहसंयोजक होगा, या ए व बी दोनों होंगे, ठीक है। अब देखो हमने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, उसमें बताया था कि कठोर अम्ल और प्लस कठोर क्षार से क्या बनता है, वो बनता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये होगा आपका आयनिक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है दोस्तों, वो ये कहता है कि निम्न में से कौन सा मृदु अम्ल है, Li+ होगा, Na+ होगा, K होगा, या Ag+ होगा। देखो कौन सा होगा इनमें से मृदु अम्ल जो होता है, कौन सा होता है मृदु अम्ल दोस्तों, बताओ। वो जो होता है Ag+ होता है, ठीक है ना। Li+ जो होगा, Li+ हमने क्या बताई थी, उसकी बनाई थी हमने, Li+ की बताई थी हमने, जो हम लिया ना करते रब से फरियाद बेटा मांगे कारुस्पुट, ठीक है, ठीक है। ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, और ये भी एक जैसा, यानी कि तीनों ही कैसे अम्ल है, तीनों ये बिल्कुल एक जैसे अम्ल है, ठीक है ना। और ये वाला कैसा होगा, ये वाला होगा मृदु अम्ल, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है दोस्तों, वो ये कहता है हमारा कि निम्न में से कौन सा स्थायी क्षार है। अब देखो इनमें से कौन सा स्थायी क्षार है। ऑप्शन नंबर ए कहता है FeOH की होल क्वाइब, या COOH की होल क्वाइब। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि CaOH की होल क्वाइब। अब देखो इनमें से स्थायी क्षार कौन सा होगा, और स्थायी क्षार जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, CaOH की होल क्वाइब, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की। अब क्वेश्चन नंबर 34 कहता है दोस्तों हमारा, वो ये कहता है कि केंद्रीय धातु आयन, देखो केंद्रीय धातु आयन तथा मृदु व्यवहार
यानी कि HSAB सिद्धांत किसके द्वारा सही है? देखो इसके अनुसार सही क्रम क्या है? जो केंद्रीय धातु आयन है उसका मृदु व्यवहार यानी कि जो व्यवहार है HSAB सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही होगा? देखो ऑप्शन नंबर ए कहता है सी, देखो ऑप्शन नंबर ए कहता है CrO की 4, इसके ऊपर 2 आवेश है, उसके बाद ज़्यादा होगा CrCl की 4, फिर CrCO की 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कहता है CrCl की 4 और CrO4, इसके ऊपर 2 आवेश होगा, फिर उससे ज़्यादा होगा Cr और C ब्रैकेट में फिर CO, इसकी होल को है 5, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी सही होगा या ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। देखो HSAB सिद्धांत की हमने बात की, तो इसके अनुसार जो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा सही उत्तर होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अब दोस्तों को बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है दोस्तों, वो ये कहता है कि कठोर अम्ल तथा कठोर क्षार के उदाहरण कौन से हैं? अब देखो कठोर अम्ल और कठोर क्षार के उदाहरण कौन कौन से? देखो ऑप्शन नंबर ए कहता है Hg2+ होगा या SO2O3 होगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है Cu+ तथा Cn होगा। और ऑप्शन नंबर सी कहता है Mg2+ तथा H2G+ होगा। और ऑप्शन नंबर डी कहता है Mg2+ तथा OH होगा। अब देखो कठोर अम्ल और कठोर क्षार जो होंगे वो होंगे आपके ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, यानी कि Mg2+ और तथा OH ये जो होते हैं ये आपके होते हैं कठोर क्षार और प्लस अम्ल होते हैं, ठीक है ना। कठोर अम्ल प्लस कठोर क्षार होते हैं, ठीक है ना। अब कठोर क्षार कौन से होंगे? ये होंगे आपके OH जो होगा इसमें कठोर क्षार होगा, और Mg2+ जो होगा ये होगा कठोर अम्ल, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कठिन सही नहीं है? देखो इनमें से कौन सा कठिन सही नहीं है, हमें ये बताना है कि जो गलत है, ठीक है। AS3+ एक क्या है? कठोर अम्ल है, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी कहता है CN एक मृदु बेस है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी कहता है कि Sb+3 एक सीमा रेखा अम्ल है, ये भी ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है NO2 एक मृदु बेस है, नहीं NO2- जो होता है ये एक मृदु बेस नहीं है, ठीक है। ये जो आपका है ये वाला उत्तर आपका होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपको एक चैप्टर और इसी में ही हम आपका सेकंड चैप्टर शुरू होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37 है, कठोर अम्ल निम्नलिखित प्रकार से अभिलाक्षणिक गुण प्रदर्शित करता है। जो कठोर अम्ल है वो निम्न प्रकार से अभिलाक्षणिक गुण प्रदर्शित करता है। ये सरलतापूर्वक ध्रुवित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है इनका सामान्यतः छोटा आकार होता है। और ऑप्शन नंबर सी कहता है इनका सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? NS2 NP2 होता है, यानी कि NP6 होता है, या बी और सी दोनों। अब देखो ये जो होगा ना, देखो कठोर अम्ल, देखो कठोर अम्ल के लिए जो अभिलाक्षणिक गुण होता है ना, देखो इनका सामान्यतः छोटा आकार तो होता ही होता है, ठीक है। और इनका सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों वो होता है NS2 और NPK6। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि बी और सी दोनों ही सही है, बी और सी दोनों ही सही हैं। अब ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, इसके बाद हम सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमने यूनिट नंबर 4 का हमने चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर दिया, और अब जो हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 4 का ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, ठीक है। और अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, और ये वाला जो आपका चैप्टर है ना, ये वाला चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से आपके 20 से 22 क्वेश्चन, 22 से 23 तक क्वेश्चन आपके आ रहे हैं प्रीवियस के में, ठीक है ना। 20 से 22, 22 से 23 क्वेश्चन इस यूनिट में से आ रहे हैं आपके, कम से कम इस चैप्टर में से, अकेले में से ही। तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। और आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है, इसका सेकंड चैप्टर है यूनिट नंबर 4 का लेसन नंबर 2, ठीक है। और हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट है, जीव जंतुओं की जैविक प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए। देखो जो जीव जंतु होते हैं उनकी जैविक प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए लगभग 40 एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। कितने एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है? हमें 40 एलिमेंट्स की, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या निकलेगा? क्वेश्चन यहाँ से ये निकलेगा, देखो कि जो जीव जंतु होते हैं उनकी जैविक प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए हमें कितने एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है? यानी कि हमें जो होती है वो होती है 40 एलिमेंट्स की, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मनुष्य को, देखो मनुष्य को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इनमें से 30 एलिमेंट्स की अत्यंत आवश्यक होती है। देखो जो जीव जंतु होते हैं, यानी कि जीव जंतु जितने भी आपके जीव जंतु होते हैं, ठीक है, यानी कि जीने वाले जितने भी जैविक प्रक्रिया होती है
उनको जीने के लिए कितने एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, यानी कि 40 एलिमेंट्स की। और जो मनुष्य को जो इन एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, मनुष्य को जो होती है इनमें से 40 में से कम 30 एलिमेंट्स की आवश्यकता मनुष्य को होती है, ठीक है। यदि 30 एलिमेंट्स मनुष्य को अगर जो चाहिए तो चाहिए, और जो 30 एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे मनुष्य को तो क्या होगा, मनुष्य की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो कम से कम जीने के लिए मनुष्य को 30 एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है, इनमें से। अब देखो थर्ड पॉइंट है हमारा दीर्घ पोषक तत्व। दीर्घ पोषक तत्व, देखो दीर्घ पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, यहाँ से एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। दीर्घ पोषक तत्व यानी कि जो दीर्घ पोषक एलिमेंट्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, देखो कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, कैलोरीन, ठीक है। इनकी भी आप ट्रिक्स बना सकते हो, लिया ना करते रब से बेटा फरियाद, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो ऐसी मेरे तो ऐसी याद है। देखो ये होता है जो दीर्घ पोषक एलिमेंट्स होते हैं, वो होते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, तथा क्लोरीन, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है सोडियम। देखो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो है सोडियम तथा पोटेशियम के मुख्य जैविक कार्य, ठीक है जी। सोडियम, अब देखो हम यहाँ पे हम बात करते हैं सोडियम। सबसे पहले सोडियम जो होता है हमारी बॉडी के अंदर 50%, देखो सोडियम जो होता है हमारी बॉडी की जो हड्डियाँ होती है ना, उनमें 50% मात्रा पाई जाती है सोडियम की, ठीक है जी। और जो 40% जो सोडियम होता है, देखो वैसे तो हम एक चीज़ मानते हैं कि हर एक चीज़ जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है जी, होती है। अब देखो सोडियम की जो 50% मात्रा होती है हमारी, 50% वो होती है हड्डियों में, ठीक है। अब देखो जो और आपकी कितनी बची 50%, उसमें जो 40% जो होती है वो होती है बाह्य कोशिकाओं में, बाह्य कोशिकाओं में, ठीक है। और आप बचते हैं आपकी 10% जो होती है शरीर के कोमल ऊतकों में, यानी कि जिनको हम कहते हैं सॉफ्ट टिश्यूज, ठीक है। यानी कि 10% किसके अंदर होती है, जो हमारी बॉडी होती है ना, बॉडी के कोमल ऊतकों में होती है, ठीक है जी, होती है। अब देखो एक और देखो, जो सोडियम जो होता है ना, सोडियम देखो 15-15 ग्राम वयस्कों को, ठीक है जी। देखो जो सोडियम जो वयस्क जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो वयस्क होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो वयस्क होते हैं, ठीक है, उनको प्रतिदिन यानी कि रोजाना की अगर जो मैं बात करता हूँ, उन्हें रोजाना 15-15 ग्राम क्या चाहिए, सोडियम की मात्रा चाहिए, ठीक है ना। जो हमारी बॉडी के अंदर जो वयस्क होते हैं ना, ठीक है ना, उन वयस्क को प्रतिदिन सोडियम की 15-15 ग्राम मात्रा चाहिए, ठीक है, आवश्यक होती है उनको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो अब सोडियम किस चीज़ में पाया जाता है। देखो सोडियम जो पाया जाता है वो पाया जाता है सोडियम जो पाया जाता है वो सोडियम पत्ते वाली सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है जी। जैसे गाजर हो गया, पालक हो गया, सलगम हो गया, मूली हो गई, अंडे हो गए, दूध, मक्खन, पनीर, अनाज, फल तथा बादाम, ठीक है जी। और अब देखो उपयोग हमारी, देखो शरीर में जो मुख्य रूप से NaCl वे, अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका निकला हुआ है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये आया हुआ है, जो सोडियम जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर किस रूप में मुख्य रूप से होता है। देखो हमारी बॉडी के अंदर जो सोडियम जो होता है, देखो सोडियम तो होता ही है, लेकिन वो किस मुख्य रूप में होता है। देखो सोडियम जो होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो होता है, एक मिनट जूम कर लूँ मैं, वो होता है NaCl व NaHCO3, ठीक है जी। देखो NaHCO3 यानी कि NaCl व NaHCO3 के रूप में पाया जाता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो जो सोडियम जो होता है हमारी बॉडी के रूप में कहाँ से कैसे पाया जाता है, यानी कि NaCl व NaHCO3 के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखो अब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में तो करा नहीं सकता, क्योंकि मैंने सोचा कि कुछ पॉइंट लिखने होते हैं, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है शॉर्ट करने की, और आपको अगर जो आपको ठीक लगे तो आप और भी ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हो इसमें से, और अगर जो आपके पास बुक्स है तो आप लॉन्ग से भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रक्त की ऊंची सांद्रता बनाए रखता है। जो सोडियम जो होता है, देखो सोडियम जो होता है हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, जो रक्त होती है ना, रक्त की ऊंची सांद्रता को क्या करता है, बनाए रखता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो सोडियम जो होता है ये हृदय की भी धड़कन को प्रारंभ करता है, यानी कि जो हृदय जो होता है ना उसकी धड़कन को क्या करता है, यानी कि ऑन कर देता है, ठीक है ना, उसको बनाए रखता है। और थर्ड पॉइंट है मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। जो हमारी बॉडी के अंदर की जो मांसपेशी होती है ना, उनको क्या करता है, सोडियम नियंत्रित करता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है जो तंत्रिकाओं की सुग्राहिता को बनाए रखता है। जो हमारी तंत्रिका होती है ना उनकी सुग्राहिता को क्या करता है, सोडियम बनाए रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो 75% सोडियम मूल मूत्र के रूप में उत्सर्जित होता है, ठीक है ना। अब देखो सोडियम की जो मात्रा होती है हमारी बॉडी से 75% मूल मूत्र के रूप से क्या हो जाती है, वो उत्सर्जित हो जाती है।
अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारा बिल्कुल। देखो सोडियम जो होता है, देखो यदि हमारी बॉडी के अंदर सोडियम की अधिक मात्रा होती है तो क्या होता है। देखो यदि हमारी बॉडी के अंदर सोडियम की अधिक मात्रा होती है तो हमारी बॉडी के अंदर एक रोग हो जाता है, ठीक है। उस रोग का नाम होता है हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर यदि सोडियम की अधिक मात्रा हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर एक रोग हो जाता है जिसको हम कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है। और यदि हमारी बॉडी के अंदर सोडियम की कमी हो जाती है, यदि हमारी बॉडी के अंदर, वो कहते हैं ना कि तुम्हारी बॉडी के अंदर तो सोडियम की कमी हो गई, और जब सोडियम की कमी हो जाती है तो उस कमी के कारण जो होता है ना रोग, वो होता है दोस्तों, वो होता है हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। कौन सा रोग होता है, वो होता है हाइपोनेट्रीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। यदि सोडियम की अधिकता होती है हमारी बॉडी के अंदर तो रोग कौन सा होता है, वो होता है हाइपरनेट्रीमिया, और कमी होती है तो वो होता है हाइपोनेट्रीमिया। अब देखो जब ये रोग हो जाता है तो हमें क्या क्या होने लगता है। देखो उच्च रक्तचाप, वो कहते हैं ना कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, जैसे उच्च रक्तचाप, इसको हिंदी में हम कहते हैं उच्च रक्तचाप, और इंग्लिश में हम जानते हैं इसको कि इसका तो हाई ब्लड प्रेशर हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब देखो और अत्यंत, देखो इसमें क्या होता है, अत्यंत पसीना आना, यानी कि अत्यंत तनाव, पसीना आना और अधिक पसीना आना, गुर्दे नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी अधिक पसीने, देखो एक मिनट, इसमें भी अधिक पसीने आने, दस्त लगना, उल्टी आने, ठीक है, आदि ये सब होता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, इसमें हृदय की धड़कन जो होती है हमारी रुक जाती है, ठीक है ना, वो काम करना बंद कर देती है, ठीक है। जैसे गुर्दे भी इससे प्रभावित होते हैं, ठीक है। वैसे एग्जामिनर इतना डीपली क्वेश्चन यहाँ से नहीं देगा, लेकिन एग्जामिनर का पता नहीं है एग्जामिनर कहाँ से क्या दे दे, ठीक है। लेकिन ये वाला टॉपिक जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला चैप्टर। इसमें से एक एक टॉपिक में से एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पोटेशियम। अब देखो हम पोटेशियम की हम बात करते हैं। देखो जो पोटेशियम जो होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो वैक्स होते हैं ना, ठीक है, वैक्स जो होते हैं, वैक्स हमारी बॉडी के अंदर जो वैक्स होते हैं, ठीक है। अब उनको पोटेशियम की जो प्रतिदिन मात्रा चाहिए ना, वो चाहिए 4-4 ग्राम, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो वैक्स होते हैं उनको पोटेशियम की मात्रा चाहिए 4-4 ग्राम प्रतिदिन चाहिए, ठीक है। अब पोटेशियम पाया किस चीज़ में जाता है, पोटेशियम जो पाया जाता है, पोटेशियम यानी कि जैसे खट्टी चीज़ें होती है, जैसे संतरा हो गया, अनानास हो गया, केले हो गया, आलू, मांस आदि, ठीक है। इन सब के अंदर क्या होता है, पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम पाया जाता है संतरे में, अनानास में और केले में, और आलू, मांस आदि, ठीक है जी, पाया जाता है। अब देखो इसका, देखो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि जो देखो इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है। देखो जो पोटेशियम का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है ना, वो होता है नारियल पानी, ठीक है ना। कौन सा होता है, नारियल पानी, ठीक है। और शोषित, इसका जो सबसे अच्छा स्रोत होता है ये होता है नारियल पानी के लिए, ठीक है ना। इसका सबसे अच्छा स्रोत है नारियल पानी। अब देखो ये शोषित किसके द्वारा होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो है शोषित होता है ना पोटेशियम, ये होता है आंतों के द्वारा, ठीक है। और जब ये देखो ये वाला जो पोटेशियम जो होता है ना, देखो एक मिनट, ये जो पोटेशियम जो होता है, ये जब ये शोषित होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, तो ये होता है आंतों के द्वारा, ठीक है। ये देखो ये वाली, एक मिनट, ये मान लिया हमने बॉडी हो गई, ठीक है, और ये इसके अंदर हो गई आंत, ठीक है। तो इसकी अरे तुम रहने दो। देखो जब पोटेशियम हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, एक मिनट, जब पोटेशियम हमारी बॉडी के अंदर शोषित होता है तो ये आंतों के द्वारा शोषित होता है, ठीक है जी, होता है। और जब ये आंतों के द्वारा शोषित होता है तो आंतों के द्वारा शोषित होने के बाद क्या करता है, ये प्रवेश करता है, ठीक है। अब जब ये प्रवेश करता है तो ये करता है जठरीय रस में प्रवेश करता है, फिर पित्त रस में करता है और आंतरीय रस में करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है आपका, एग्जाम में निकाल सकता है, जो पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम हमारी बॉडी के अंदर किसके द्वारा शोषित होता है, पोटेशियम जो होता है हमारी बॉडी के अंदर वो आंतों के द्वारा शोषित होता है, ठीक है। और जब और प्रवेश किसके द्वारा करता है, और जब ये प्रवेश करता है ना, ये करता है सबसे पहले जठरीय रस में, पित्त रस में, फिर आंतरीय रस में, ठीक है। और आप अपने बायो वाले सर से पूछ लेना डिटेल में। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, वो है नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही है, हृदय की मांसपेशियों। देखो हृदय की मांसपेशियों की सक्रियता को क्या करता है, ये प्रभावित करता है, ठीक है। जो पोटेशियम जो होता है ये हृदय की मांसपेशियों को क्या करता है, मांसपेशियों की सक्रियता को प्रभावित करता है, ठीक है। यह तंत्रिकाओं की कार्यों की को संचारित करता है। जो तंत्रिकाओं के कार्य होते हैं ना, उनको क्या करता है, संचारित करता है, ठीक है ना। जो तंत्रिका के कार्य होते हैं ना, उनको संचारित करता है कार्य करने के लिए, ठीक है जी, करता है। अब देखो पोटेशियम की वजह से जो होने वाला रोग हम वो जानते हैं, ठीक है। वैसे आज तक एग्जाम में अब पूछा नहीं,
पूछा नहीं गया है कुछ इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन पता नहीं है एग्जामिनर कहाँ से क्या पूछ ले। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो पोटेशियम। अब देखो यदि हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम की अधिक मात्रा होती है तो क्या होता है। देखो जब हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम की अधिक मात्रा होती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो रोग हो जाता है वो हो जाता है हाइपरकैलेमिया। ठीक है ना, उस रोग का नाम होता है हाइपरकैलेमिया। ठीक है, और जब हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमी हो जाती है तो कमी के अंदर जो कारण रोग होता है वो होता है हाइपोकैलेमिया। ठीक है ना, कौन सा रोग होता है, वो होता है हाइपोकैलेमिया। ठीक है, अब देखो इसके लक्षण देखते हैं। अब इसके जो लक्षण होते हैं, देखो तंत्रिका तंत्र का अवनत होना यानी कि डिप्रेशन में जाना। हम कहते हैं ना कि यार वो बंदा डिप्रेशन में चला गया, हम कहते हैं, या वो कहते हैं कि यार उस लड़के को ज़्यादा डिप्रेशन हो गया या वो गर्ल्स ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये वाला लक्षण तंत्रिका तंत्र का अवनत, ये होता है डिप्रेशन होना। ठीक है जी, होता है डिप्रेशन होना। अब देखो और नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, देखो और होता है जैसे हृदय संबंधी रुकावट, जो हमारी बॉडी के अंदर जो हृदय होता है ना, ठीक है, उसके संबंधी यानी कि रुकावट होने लगती है, जैसे चेतना शून्य, मानसिक अव्यवस्था, यानी कि मानसिक व्यवस्था को इंग्लिश में हम कहते हैं मेंटल कन्फ्यूजन। ठीक है जी, क्या कहते हैं, मेंटल कन्फ्यूजन है उसको तो। ठीक है, अब देखो ये वाला एक और क्वेश्चन है इसी में ही, देखो इसमें देखो जब कमी के कारण जो रोग होता है वो होता है हाइपोकैलेमिया। ठीक है जी, अब पोटेशियम की कमी के कारण जो रोग होता है वो होता है हाइपोकैलेमिया। अब देखो इसके लक्षण जैसे कुपोषण होगा, वो कहते हैं नहीं कि यार वो कुपोषण का शिकार है, जैसे पेट लक्षण। ठीक है जी, मांसपेशियों की दुर्बलता। ठीक है, और अंगघात। देखो अंगघात जो होता है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं पैरालिसिस। वो कहते नहीं कि यार उसको पैरालिसिस हो गया, वो जो पैरालिसिस जो होता है ना, ये जो पोटेशियम होता है इसकी कमी के कारण ही होता है पैरालिसिस। ठीक है, हृदय का बढ़ना। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीशियम तथा कैल्शियम का मुख्य स्रोत। अब देखो मैग्नीशियम के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। मैग्नीशियम, अब देखो ये मैंने एम पता क्यों लिखा, ये मैंने लिखा कि यहाँ पे मैग्नीशियम लिखना पड़े तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे एम लिखता है शॉर्ट में। ठीक है, मैग्नीशियम देखो जो मानव शरीर के लिए चौथा स्थान है। यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से निकला हुआ है, देखो यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछ सकता है, जो मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का मानव की जो बॉडी होती है उसके लिए कौन सा स्थान है उसके अंदर, यानी कि अत्यंत एक महत्वपूर्ण आवश्यक स्थान है। ठीक है ना, कौन सा, यानी कि चौथा अत्यंत महत्वपूर्ण तथा आवश्यक तत्व है। ठीक है ना, देखो मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम हमारी बॉडी के लिए चौथा अत्यंत महत्वपूर्ण तथा आवश्यक एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हम अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, देखो मैग्नीशियम जो होता है हमारा 70 से 75% मैग्नीशियम कोमल ऊतक हो। देखो मैग्नीशियम जो होता है वो 70 से 75% क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कोमल ऊतक होते हैं ना उनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, और बाकी जो वैक्स जो होते हैं उनके अंदर 20 ग्राम होता है। ठीक है जी, होता है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे, जो वैक्स जो होते हैं, वैक्स को प्रतिदिन मैग्नीशियम की कितनी आवश्यकता होती है, वो होती है 250 से 300 मिलीग्राम। ठीक है, 250 से 300 मिलीग्राम मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर वैक्स होते हैं उनको मैग्नीशियम की। ठीक है जी, होती है। अब देखो मैग्नीशियम पाया किस चीज़ में जाता है। अब देखो ये जो Mg जो होता है, जो होता है मैग्नीशियम, ये पाया जाता है हरे पत्ते वाली सब्जियों में पाया जाता है, जैसे दूध हो गया, मांस हो गया, पनीर, फल, अखरोट, जैसे बादाम, अनाज, बंद गोभी, सोयाबीन आदि में पाया जाता है। ठीक है ना, अब देखो इसका स्रोत कौन सा होता है, इसका मुख्य स्रोत है आलू। ठीक है जी, जितनी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उन सब के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैग्नीशियम कैल्शियम व फास्फोरस के साथ हड्डियों तथा दांतों में पाया जाता है। जो मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम हमारा कैल्शियम व फास्फोरस के साथ में क्या होता है, हड्डियों और प्लस दांतों में पाया जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है ये वाला पॉइंट। ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है कैल्शियम व फास्फोरस के साथ हड्डियों, यानी कि ये पाया जाता है CaO+H में पाया जाता है और प्लस फास्फोरस के साथ में। ठीक है ना, पाया जाता है। अब देखो मैग्नीशियम, देखो हमारी बॉडी के अंदर जब मैग्नीशियम अधिक होता है तो क्या होता है, यानी कि रक्त कैंसर, रक्त होने का खतरा, यानी कि रक्त कैंसर, गुर्दे का फॉर्म न करना। ठीक है ना, तो ये सब क्या होता है जब मैग्नीशियम ज़्यादा होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, तो यानी कि ये हमें कंडीशन होने लगती है, यानी कि रक्त हो गया, कैंसर हो गया,
गुर्दे का कार्य हो गया, गुर्दे का कार्य न करना, मधुमेह, ईटीसी आदि, ठीक है ना। और देखो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैग्नीशियम की कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है सूखा रोग, यानी कि जिसको हम कहते हैं रिकेटस, इंग्लिश में कहते हैं रिकेटस। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन काफ़ी प्रीवियस क्वेश्चनों में ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि मैग्नीशियम की कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है सूखा रोग, ठीक है। या सूखा रोग किसकी कमी से होता है, वो होता है मैग्नीशियम की कमी से। हो सकता है इस ईयर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैल्शियम, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन। देखो कैल्शियम, कैल्शियम के अंदर कुछ पॉइंट है। देखो कैल्शियम शरीर में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर एलिमेंट्स है। ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है, ठीक है। और देखो पहला पॉइंट है हमारा कैल्शियम शरीर, जो कैल्शियम जो होता है हमारी बॉडी में पाए जाने वाला सबसे क्या है, प्रचुर एलिमेंट्स है, यानी हमारी बॉडी के अंदर एक सबसे प्रचुर एलिमेंट्स है कैल्शियम, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम जो होता है, जो वैक्स व्यक्ति जो होता है, वैक्स का मतलब होता है वैक्स, यानी कि वैक्स व्यक्ति होता है बूढ़ा व्यक्ति। जो बूढ़ा व्यक्ति जो होता है यानी कि उसमें कैल्शियम की कुल मात्रा 1 से 1.5 यानी कि 1 से 1.5 किलोग्राम होती है। कितनी होती है, 1 से 1.5 किलोग्राम होती है, ठीक है जी, होती है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है फलियां। यह फलियां बंद, देखो ये जो पाया जाता है ये फलियां, बंद गोभी, सलगम, हरी सब्जियां तथा बादाम तथा अंडे की जर्दी आदि, इन सब में क्या होता है, इन सब के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। बादाम के अंदर, अंडे, सारे ये सब्जी, गोभी, सलगम, ठीक है। अब देखो इसके स्रोत की हम बात करते हैं। इसका स्रोत कौन सा है, जैसे दूध तथा पनीर, इसका स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, इसका सबसे अच्छा स्रोत है वो है दूध और पनीर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि जो वैक्स व्यक्ति होते हैं, वैक्स व्यक्ति को प्रतिदिन 800 से, देखो 800 मिलीग्राम लगभग कैल्शियम चाहिए। जो वैक्स व्यक्ति होती है उसको प्रतिदिन लगभग 800 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। और जबकि पढ़ने वाले जो बच्चे जो होते हैं ना, जो वैक्स व्यक्ति होते हैं उनको प्रतिदिन कितना कितना वो चाहिए कैल्शियम, वो चाहिए 800 मिलीग्राम, ठीक है जी। और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, अब देखो दोस्तों जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको, गर्भवती पढ़ने वाले बच्चों को और प्लस गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन उनको जो चाहिए ना 1.5 ग्राम, यानी कि 1.5 GM, यानी कि 1.5 ग्राम चाहिए उनको, ठीक है ना, यानी कि 1.5 GM, ठीक है ना, mg चाहिए उनको, 1.5 ग्राम यानी कि मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता क्या होती है उनको, ठीक है जी, होती है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, देखो जो 99% जो होता है वो कैल्शियम हड्डियों तथा दांतों में, कैल्शियम जो 99% जो होता है वो कैल्शियम हड्डियों में और तथा दांतों में, कैल्शियम फास्फेट जो होता है Ca3PO42 तथा कैल्शियम कार्बोनेट CO3 रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। देखो 99% जो होता है कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है और दांतों में कैल्शियम फास्फेट। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम पाया जाता है वो किस चीज़ में पाया जाता है। देखो CO3PO4 और प्लस CaCO3 के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, ठीक है जी, पाया जाता है। ये होता है कैल्शियम फास्फोनेट और ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है जी, होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखो Cu2+ आयन जो होता है रक्त के स्पंदन को क्या करता है, प्रारंभ कर देता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो Cu2+ जो आयन होता है वो क्या करता है, रक्त के स्पंदन को क्या करता है, यानी कि उसको चालू कर देता है, यानी प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि Ca2+ आयन जो होता है वो हार्मोन की क्रिया के लिए क्या करता है, वाहक का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हमारा Ca2+ आयन जो होता है वो K तथा मैग्नीशियम जटिल यौगिक बनाता है, ठीक है जी, बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कैल्शियम, देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैल्शियम, देखो बिल्कुल कैल्शियम। अब देखो जब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की अधिकता होती है तो एक रोग हो जाता है जिसको हम कहते हैं हाइपरकैलासीमिया, ठीक है ना। जब क्या होता है, जब कैल्शियम की हमारी बॉडी के अंदर कमी ज़्यादा हो जाती है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों एक रोग हो जाता है जिसको हम कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है जी। और जब हमारे देखो इसका मतलब जब ये हो जाता है रोग तो क्या होने लगता है, जैसे गुर्दे का कार्य ना करना, एडिशन रोग, ठीक है, थायरोक्सिन, ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। जब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की क्या होता है, अधिकता होती है, तो उसकी कमी से एक रोग होता है हाइपरकैलोसीमिया, ठीक है। और जैसे उसमें गुर्दे कार्य ना करना, गुर्दे का कार्य क्या होता है, गुर्दा कार्य करना बंद कर देता है, ठीक है, एडिशन रोग, थायरोक्सिन, ठीक है। और जब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की क्या होता है, कमी हो जाती है, तो हमारी बॉडी के अंदर रोग जो होता है वो होता है हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है ना, उसका नाम होता है हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। और जब हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, ठीक है ना। देखो कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, ठीक है ना, इसकी कमी से जो रोग होता है, यानी कि इसकी कमी से जो
इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है सूखा रोग हो जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सूखा रोग किसकी कमी से हो जाता है, वो हो जाता है हाइपोकैल्सीमिया रोग की कमी से, ठीक है ना। और ये जो होता है ये होता है कैल्शियम की कमी से, ठीक है, हो जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस पित्त तथा गुर्दे की पथरी, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा बिल्कुल अलग टॉपिक है, ठीक है। ये है अल्प तत्व, यानी कि ट्रेस, इंग्लिश में हम कहते हैं अल्प तत्व, यानी कि अल्पा मतलब यानी कि एक अलग एलिमेंट्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। देखो ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखो जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु को जैविक प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए, देखो जो जीव जंतु होते हैं ना, देखो जीव प्लस जंतु जो होते हैं उनकी जैविक प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए हमें बहुत ही कम, यानी कि बहुत ही कम एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्प तत्व, यानी कि इंग्लिश में ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। या फिर उनको कहते हैं अम्ल पोषक तत्व, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोन्यूट्रोराइट, ठीक है जी, माइक्रोन्यूट्रोराइट्स। तो अम्ल पोषक तत्व, ठीक है जी, कहते हैं। यानी कि आपको सिंपल भाषा में कहूँ, यानी कि जो जीव जंतु जो होते हैं, जीव जंतु यानी कि जो जैविक प्रक्रिया, यानी कि जीवित रहने वाले जो होते हैं ना, जो जैविक प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए बहुत ही कम हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है इन एलिमेंट्स की, यानी कि जिन एलिमेंट्स की हमारी बॉडी को बहुत ही कम आवश्यकता होती है उनको हम क्या कहते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं, या फिर माइक्रोन्यूट्राइट्स यानी कि अम्ल पोषक तत्व कहते हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है इस टॉपिक में से भी। जैसे ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके, देखो ये वाले जो होते हैं, जैसे कार्बन होता है, एमओ होता है, एमएन होता है, एफई होता है, सीओ होता है, एनआई होता है, सीओ होता है, जेडन होता है, एफएन, आई, ईटीसी आदि, ठीक है ना। जैसे क्रोमियम हो गया, एमओ हो गया, एमएन हो गया, फिर एफई हो गया, सीओ हो गया, एनआई, सीओ, जेडन, एफआई, ईटीसी आदि, ठीक है जी। अब देखो क्रोमियम की हम सबसे पहले हम बात करते हैं, क्रोमियम टॉपिक, ठीक है जी। देखो क्रोमियम, देखो क्रोमियम की खोज जो की गई थी वो की गई थी 1975 में, ठीक है ना। क्रोमियम के बारे में जो भी बताया गया 1975 में बताया गया था, ठीक है। इसकी खोज की 1975 में। ये देखो यह पनीर, दालों तथा मांसों में पाया जाता है। क्रोमियम किस चीज़ में पाया जाता है, ये जो पाया जाता है पनीर और दालों तथा मांसों में पाया जाता है, ठीक है जी। देखो ये LDL, देखो LDL को क्या करता है, ये जो होता है ना, ये LDL को क्या करता है, घटाता है, और HDL को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है जी। देखो ये क्या करता है, क्रोमियम जो होता है ये LDL को क्या करता है, उसको पहले घटाता है, और फिर HDL को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। ये पनीर, दाल तथा मांस में पाया जाता है। किस चीज़ में, पनीर में, दाल में, मांस में पाया जाता है, ठीक है जी, पाया जाता है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा आयरन। अब देखो नेक्स्ट है हमारा आयरन। आयरन के अंदर से भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। देखो अंडे की जर्दी, जैसे आयरन जो होता है वो अंडे की जर्दी में, मछली में, बादाम में, सेब में, केला में, फलिया में, पालक में आयरन के अच्छे स्रोत है, ठीक है जी। ठीक है, ये जो पाया जाता है ये अंडे की जर्दी में, मछली में, बादाम में, सेब में, केला में, फलिया, पालक, इन सब में पाया जाता है। और इसका जो स्रोत है ना, ये सब फलिया, पालक, आयरन, ये सब क्या है, ये इसके अच्छे स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूध, चावल, गेहूँ, यानी कि दूध और चावल और गेहूँ, यानी कि अब देखो क्वेश्चन यहाँ से तीसरा निकलेगा कि दूध, चावल और गेहूँ, यानी कि कम मात्रा आयरन की किसके अंदर पाई जाती है, यानी कि दूध और चावल और गेहूँ, यानी कि एक तो आपका मिल्क हो गया, और आपका राइस हो गया, और आपकी फिश हो गई, ठीक है ना। तो यानी कि दूध और चावल और मछली, इन तीनों के अंदर जो होता है आयरन की कम मात्रा पाई जाती है, ठीक है जी, पाई जाती है। अब देखो इसकी कमी क्या हो, देखो ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। आयरन की कमी से क्या हो जाता है, आयरन की कमी से जो होता है ना, वो रक्तहीनता, हमारी बॉडी की जो रक्तहीनता होती है ना, वो कम हो जाती है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो रक्त होता है ना, उसकी क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है जी, हो जाती है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोबाल्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोबाल्ट। अब देखो कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट विटामिन B12 का मुख्य भाग है, ठीक है। यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका निकल सकता है कि जो कोबाल्ट जो होता है कौन से विटामिन का भाग है। कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 का मुख्य भाग है, ठीक है। जो विटामिन 12 होता है उसका क्या होता है, कोबाल्ट मुख्य भाग होता है, ठीक है। RBC निर्माण के लिए आवश्यक है। कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट RBC निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना। और कार्बोनेट की कमी से, ठीक है ना। देखो जो कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट की कमी से क्या होता है, देखो इसकी कमी से होता है जैसे भूखने लगना, त्वचा का खुदरापन होना, ठीक है। और मैनोसाइट्रिक रक्तहीनता, ठीक है ना।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कॉपर। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉपर। देखो जब हमारी बॉडी के अंदर कॉपर की अधिकता होती है तो हमारे अंदर जो एक रोग होता है विल्सन रोग, ठीक है ना। विल्सन रोग होगा, हीमोलाइट्रिक्स ठीक है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर जब कॉपर की अधिकता हो जाती है ना तो विल्सन रोग होता है, हीमोलाइट्रिक्स होता है, पीलिया होता है, और कमी जैसे भूरे बालों का होना, ठीक है। वो कहते हैं ना कि भूरे बाल होने लगे तुम्हारे, तो क्या हो रहा है, उसके अंदर कॉपर की कमी आ रही है, ठीक है ना। तो ये वाले कुछ पॉइंट है। देखो ये वाला एक पॉइंट है, चाय मैग्नीज का क्या है, मुख्य स्रोत है। जो चाय जो होता है वो मैग्नीज का मुख्य स्रोत है। और सेकंड पॉइंट है हमारा क्रोमियम। क्रोमियम जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या करते हैं, ये घटा देते हैं, ठीक है जी। और जो देखो आर्गन मास जो होता है आयरन का तुच्छम स्रोत नहीं है। जो आर्गन मास जो है वो आयरन का तुच्छम स्रोत नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन का आवश्यक अवयव है, ठीक है जी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेटलोपोरफाइनिस। देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही, मेटलोपोरफाइरिन्स। देखो इसको मैंने मेटलोपोरफाइरिन्स को मैंने क्या किया है, बड़ा शब्द ना लिखना पड़े, इसको मैंने शॉर्ट में एम लिख दिया, ठीक है। जो मेटलोपोरफाइरिन्स जो होते हैं वो जटिल यौगिक है। कैसे यौगिक है, ये जटिल, ठीक है। जो धातु आयन 4 नाइट्रोजन परमाणु केंद्र में उपस्थित होता है। ये किस चीज़ में उपस्थित होता है, ये जो जटिल, देखो जो मेटलोपोरफाइरिन्स है ये आपका जटिल यौगिक है, ठीक है जी है। और ये जो होता है ना, ये धातु आयन जो होती है उसमें 4 नाइट्रोजन परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है जो आपका मेटिलोपोरफाइरिन्स जो होता है वो धातु आयन में कितने नाइट्रोजन परमाणु से के केंद्र में उपस्थित होता है, वो होता है 4 नाइट्रोजन परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी में, वो आता है नेक्स्ट पॉइंट। देखो पोरफायरिन रिंग निकाय हीमोग्लोबिन तथा क्लोरोफिल में उपस्थित है। देखो पोरफायरिन रिंग जो होते हैं वो किस चीज़ में होती है, वो होती है निकाय हीमोग्लोबिन तथा क्लोरोफिल में उपस्थित है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है, देखो जो पोरफायरिन रिंग जो होती है उसके नाइट्रोजन परमाणु हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन में आयरन तथा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, ठीक है जी, बनाते हैं। तो यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन निकल सकता है कि जो पोरफायरिन रिंग जो होती है उसमें नाइट्रोजन परमाणु के हीमोग्लोबिन में आयरन तथा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के साथ क्या करते हैं, उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। किस चीज़ के साथ में, देखो आयरन और प्लस क्लोरोफिल, ठीक है ना। आयरन और क्लोरोफिल में जो आयरन होता है यानी कि Fe होता है और प्लस क्लोरोफिल, ठीक है ना। जो क्लोरोफिल जो होता है उसमें मैग्नीशियम के साथ में क्या करते हैं, उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, ठीक है जी, बनाते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये वाला इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन, ठीक है जी। इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस टॉपिक में से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एग्जामिनर ने कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से अलग से भी दिए हैं और इसी टॉपिक को मानते हुए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं इस क्लास में, देखना आप जब आपके चलेंगे। तो हमारा टॉपिक है हीमोग्लोबिन, ठीक है जी, हीमोग्लोबिन। अब देखो पहला क्वेश्चन है कि रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है। या पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से ये निकल सकता है कि जो रक्त जो होता है, रक्त किसके कारण लाल होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है जी। अब जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा सेकंड पॉइंट है, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन एक संयुग्मी कैसा, एक संयुग्मी प्रोटीन है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन कैसा, एक संयुग्मी प्रोटीन है। और ये जो संयुग्मी प्रोटीन जो होता है ना, इसके अंदर हिम प्रोस्टेटिक समूह होता है। ये जो संयुग्मी प्रोटीन जो होता है इसके अंदर क्या होता है, एक हिम प्रोस्टेटिक समूह होता है, ठीक है जी, होता है। अब देखो Fe4 देखो, और ये जो प्रोस्टेटिक समूह जो होता है ना, ये जो प्रोस्टेटिक समूह जो होता है ये Fe यानी कि आयरन का पोरफायरिन यौगिक है। तो यहाँ से क्वेश्चन निकाला जा सकता है कि जो हिम प्रोस्टेटिक समूह जो होता है ये किसका यौगिक है, ये जो होता है ना यानी कि हिम प्रोस्टेटिक जो समूह होता है ये आयरन का यानी कि पोरफायरिन यौगिक है, ठीक है जी, यौगिक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो आरबीसी का 95%, जो आरबीसी जो होती है ना, आरबीसी उसका 95% सूक्ष्म भार हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि उसका जो सूक्ष्म भार होता है वो होता है हीमोग्लोबिन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो एच यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन का मुख्य रूप से देखो
ये वाला ब्लैक से इसलिए लिखा है क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा है। हार्ट देखो, हीमोग्लोबिन का मुख्य रूप से O2 तथा CO2 का संवहन करता है, ठीक है जी। एक और पॉइंट है इसमें, जो हीमोग्लोबिन है वो कैसा है, एक टेट्रामर है। हीमोग्लोबिन कैसा है, हीमोग्लोबिन होता है एक टेट्रामर है, ठीक है ना। कैसा यौगिक है, एक टेट्रामर यौगिक है। अब देखो मायोग्लोबिन, देखो मायोग्लोबिन, देखो मायोग्लोबिन को हमने M से प्रेजेंट किया है यहाँ पे। मायोग्लोबिन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर जो मांसपेशियाँ होती है ना, उसमें उपस्थित होता है मायोग्लोबिन, ठीक है जी, होता है। और मायोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, जो मायोग्लोबिन का कार्य होता है वो होता है हीमोग्लोबिन की तरह ही होता है मायोग्लोबिन का कार्य। जो मायोग्लोबिन जो होते हैं हमारी बॉडी में, वो मायोग्लोबिन जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो मांसपेशियाँ होती है ना, उनमें उपस्थित होती है, ठीक है। और इसका जो कार्य होता है ना, वो होता है मायोग्लोबिन का जो कार्य होता है ना, वो होता है हार्ट, जो मतलब हीमोग्लोबिन करते हैं ना जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर कार्य, ये उसी तरह मायोग्लोबिन भी कार्य करता है, ठीक है ना। अब देखो, इसका जो अनुभार जो होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो होता है 1700 लगभग, यानी कि अनुभार जो होता है हमारी बॉडी के अंदर इसका 1700 लगभग होता है, ठीक है। लगभग में 1700 होता है इसका अनुभार मायोग्लोबिन का। अब देखो मायोग्लोबिन में देखो मायोग्लोबिन में आयरन की जो मात्रा होती है वो होती है 0 से 30% होती है। मायोग्लोबिन में आयरन की जो मात्रा होती है वो होती है 0.3% होती है। 30% नहीं, वो होती है 0.3% होती है मायोग्लोबिन में आयरन की मात्रा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मायोग्लोबिन जो होता है उसमें आयरन की मात्रा कितनी होती है, वो होती है 0.3% होती है, ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट है, देखो H हमने किससे प्रेजेंट किया था, हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन आयरन 2 के चेलेट यौगिक है। देखो हीमोग्लोबिन और दूसरा मायोग्लोबिन जो है, दोनों ही क्या आयरन 2 के क्या है, चिलेट यौगिक है, जो कि स्थायी होता है, ठीक है जी। तो आपका ये वाला जो चैप्टर है ये भी आपका फिनिश हो चुका है। अब हम इस चैप्टर के कुछ MCQ क्वेश्चन करते हैं जितने भी आज तक के पीरियड्स के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है जी। वे और प्लस कुछ अलग भी क्वेश्चन होंगे। तो आपको क्लास बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, आपको क्लास पूरी लेनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो मानव शरीर में मैग्नीशियम की अधिकता हो सकती है। देखो जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम की अधिकता ज़्यादा होती है तो क्या होता है, देखो ऑप्शन नंबर A कहता है रक्त कैंसर, ऑप्शन नंबर B कहता है कि हाइपोकैलेमिया होता है, और ऑप्शन नंबर C कहता है कि रक्तहीनता होती है, या ऑप्शन नंबर D कहता है उच्च रक्तचाप होता है। देखो हमारी बॉडी के अंदर जब मैग्नीशियम की अधिकता हो जाती है तो क्या होती है, उसके अंदर रक्तहीनता हो जाती है, ठीक है जी। तो क्या हो जाती है, रक्तहीनता हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर A सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्न में से कौन सा शरीर में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर एलिमेंट्स है। देखो हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट्स कौन सा है। ऑप्शन नंबर A कहता है सोडियम होगा, ऑप्शन नंबर B कहता है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर C कहता है Ca यानी कि कैल्शियम होगा, और ऑप्शन नंबर D कहता है Mg होगा। हमने पीछे क्या बताया था, हमने बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे प्रचुर पाए जाने वाला एलिमेंट्स कौन सा है, यानी कि Ca, यानी कि वो होगा आपका कैल्शियम, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आयोडीन की कमी से हमारी बॉडी के अंदर कौन सा रोग होता है। ये तो आप सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो आयोडीन की कमी से रोग होता है वो होता है घेंगा रोग। तो इसका ऑप्शन नंबर B सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विटामिन B12। देखो विटामिन B12 एक संगठक है। ये वाला क्वेश्चन आपका फिर से पूछा गया, एग्जाम में आ गया। विटामिन B12 का एक संगठक है। ऑप्शन नंबर A कहता है CO, ऑप्शन नंबर B कहता है CU, ऑप्शन नंबर C कहता है Ca होगा, ऑप्शन नंबर D कहता है Fe होगा। देखो विटामिन B12 किसका था, वो था कोबाल्ट का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखो ये वाला क्वेश्चन फिर से टॉपिक में से आ गया। हीमोग्लोबिन द्वारा संवहन होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो किसके द्वारा संवहन होता है। ऑप्शन नंबर A कहता है O2 तथा O3 के द्वारा होगा, ऑप्शन नंबर B O2 तथा CO3 के द्वारा होगा, और ऑप्शन नंबर C कहता है O3 तथा CO2 के द्वारा होगा, और ऑप्शन नंबर D कहता है SO2 तथा CO2 के द्वारा होगा। देखो हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन का संवहन जो होता है ना, वो होता है ऑक्सीजन और प्लस CO2 के द्वारा, यानी कि O2 प्लस CO2 के द्वारा, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा ना, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है जी। ये होता है O2 और प्लस CO2 के द्वारा, यानी कि ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाई, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन नंबर B सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा चाय। देखो चाय बहुत अच्छा स्रोत होता है
ऑप्शन नंबर ए कहता है कैल्शियम का होता है, ऑप्शन नंबर बी कहता है आयरन का होता है, और ऑप्शन नंबर सी कहता है पोटेशियम का, और ऑप्शन नंबर डी कहता है मैग्नीज का। देखो चाय जो बहुत अच्छा स्रोत है किसका होता है, वो होता है मैग्नीज का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, देखो हिम का पोरफिन जटिल यौगिक कौन सा होता है। देखो हिम का पोरफिन जटिल यौगिक कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है Mg2+ का होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है Fe2+ का होगा, और ऑप्शन नंबर सी कहता है Fe3+ का होगा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है CO2+ का होगा। देखो जो हिम का जो पोरफिन यानी पारफिन जटिल यौगिक जो होता है ना, वो होता है Fe2+ का। ठीक है जी, किसका होता है, Fe2+ का होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है जी, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मायोग्लोबिन उपस्थित होता है, मायोग्लोबिन उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है मांसपेशियों में, और ऑप्शन नंबर बी कहता है पित्ताशय में, और सी कहता है गुर्दे में, और डी कहता है उपयुक्त में। यानी कि जो मायोग्लोबिन किस में होता है, मायोग्लोबिन होता है हमारा मांसपेशियों में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारा, वो कहता है देखो के संश्लेषण में आयोडीन की आवश्यकता होती है, विटामिन में या थायरोक्सिन में, एंजाइम में या प्रोटीन में। देखो संश्लेषण के उसमें किसकी आवश्यकता होती है, यानी के संश्लेषण में। ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रोटीन में होगी, या विटामिन में होगी, या थायरोक्सिन में, एंजाइम में। जो आयोडीन की जो आवश्यकता होती है ना, वो होती है थायरोक्सिन में। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा बी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमारा क्रोमियम कोलेस्ट्रॉल। क्रोमियम कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, मतलब ये क्या करता है, घटाता है, बढ़ाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या ए व बी। यानी जो क्रोमियम जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या करते हैं, ये घटा देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्न में से कौन सा मुख्य एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि इनके अंदर से कौन सा मुख्य एलिमेंट्स नहीं है। देखो फास्फोरस, या फिर आयरन, या क्लोरीन, या सोडियम। अब देखो अगर जो आप देखो तो यहाँ पे फास्फोरस, क्लोरीन और सोडियम तीनों क्या है, तीनों ही एक जैसे हैं। फास्फोरस भी आपका एक जैसा, क्लोरीन भी और सोडियम। यानी कि जो मुख्य एलिमेंट्स नहीं है वो है आयरन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है जी, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्न में से कौन सा दीर्घ पोषक तत्व, यानी कि ट्रेस, यानी कि निम्न में से कौन सा दीर्घ पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कहता है आयरन, ऑप्शन नंबर बी कहता है आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी कहता है सल्फर, ऑप्शन नंबर डी कहता है जिंक, या इनमें से कोई नहीं। देखो कौन सा दीर्घ पोषक तत्व नहीं है। जो इनमें दीर्घ पोषक तत्व होगा ना बच्चों, वो होगा आपका सल्फर, क्योंकि जिंक, आयोडीन और आयरन तीनों ही क्या है, एक जैसे हैं। ठीक है, यानी कि तीनों ही क्या है, तीनों जिंक, यानी कि जिंक, आयोडीन और आयरन, ये तीनों ही क्या है, दीर्घ पोषक तत्व। लेकिन जो नहीं होगा वो होगा सल्फर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं सूक्ष्म मात्रा में खोए जाने वाले, या सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले, या सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होने वाले, या सूक्ष्म मात्रा में बनाए जाने वाले। देखो जो ट्रेस एलिमेंट्स जो होते हैं वो सूक्ष्म मात्रा में, यानी कि हमारी बॉडी को बहुत ही आवश्यक मात्रा में बहुत ही कम चाहिए, तो वो होते हैं आवश्यक होने वाले। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अब क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमारा, वो कहता है देखो हमारी बॉडी के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमारा शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने के लिए, जो हमारी बॉडी होती है उसमें अम्ल और क्षार और संतुलन को बनाए रखने के लिए एलिमेंट्स कौन से होते हैं। सोडियम या Cl होता है, या कैल्शियम, पोटेशियम या कैल्शियम होता है, और ऑप्शन नंबर सी कहता है सोडियम या पोटेशियम या क्लोरीन या हाइड्रोजन या HNA या Cl। जो हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं देखो अम्ल और क्षार, यानी कि अम्ल और क्षार को बनाने के लिए जो होता है वो सोडियम भी चाहिए हमें, पोटेशियम भी चाहिए, और प्लस क्लोरीन भी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है जी, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमारा निम्न में से कौन सा एलिमेंट्स क्लोरोफिल की पारफिन रिंग को बनाता है। देखो कौन सा एलिमेंट्स निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल की पारफिन रिंग को बनाता है। देखो ऑप्शन नंबर ए कहता है मैग्नीशियम, या ऑप्शन नंबर बी Ca, ऑप्शन नंबर सी Fe, या कोबाल्ट। देखो जो पारफिन रिंग को जो बनाता है ना, वो बनाता है हमारा Mg। ठीक है जी, क्या बनाता है, Mg बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसका मैग्नीशियम। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की।
अब क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न में से कौन सा एलिमेंट, देखो इनमें से कौन सा एलिमेंट हड्डियों तथा दांतों को मजबूत करने के लिए आवश्यक होता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए कहता है कि कैल्शियम और प्लस फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी कहता है कैल्शियम प्लस सोडियम, या सोडियम प्लस पोटेशियम, और कैल्शियम प्लस Fe। तो हमारी जो जो बॉडी के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं ना, उन हड्डियाँ और प्लस दांतों को जो मजबूत करता है ना दोस्तों, वो करता है कैल्शियम और प्लस फास्फोरस, ठीक है ना, कैल्शियम और फास्फोरस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम 17 की हम बात करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्न में से कौन सा एलिमेंट स्वस्थ मानव शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि स्वस्थ मानव के लिए आवश्यक नहीं है। देखो हमारी जो बॉडी होती है उसके लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखो क्या, देखो ये जो होता है कि यानी पोटेशियम, ये भी चाहिए हमारी बॉडी को, और Ba और Ca, देखो बॉडी को S भी चाहिए और Ca भी चाहिए। जो सबसे अलग है Ba जो होता है वो होता है शायद बिस्मिथ होता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अब क्वेश्चन नंबर 18 कहता है देखो हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन में आयरन की ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है। जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो होता है ना, इसमें आयरन की ऑक्सीजन संख्या दोस्तों वो होती है +2 और +2, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्न में से कौन सा तथ्य सोडियम के विषय में देखो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कहता है यह रक्त की उचित सांद्रता को बनाए रखता है, यह आपका बिल्कुल सही है। यह आंतों के द्वारा अवशोषित नहीं होता, यह हृदय की धड़कन को प्रारंभ तथा बनाए रखता है, ये भी आपका सही है। पाचक रस तथा स्थिति में HCl रक्त में उपस्थित NaCl, ये भी सही है। जो इसमें देखो जो इसके विषय में सही नहीं है, यह आंतों के द्वारा अवशोषित नहीं होता, यानी कि ये वाला जो है ये आपका गलत है, ठीक है, ये वाला सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्न में से किस एलिमेंट की कमी से रक्तहीनता हो जाती है। ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। रक्तहीनता देखो ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, Mg की कमी से। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि Fe की कमी से, या Cr की कमी से, या Zn की कमी से। जो हमारी बॉडी के अंदर जो रक्तहीनता कम हो जाते हैं ना, यानी कि जो रक्त की जो क्षीणता होती है वो कम हो जाती है, वो हो जाती है Fe की कमी से। Fe क्या होता है, Fe होता है आपका आयरन, ठीक है जी। आयरन क्या होता है, वो होता है लोहा, यानी कि लोहे की कमी से हमारी जो बॉडी जो होती है ना, उसकी रक्तहीनता क्या होती है, बॉडी के अंदर की जो रक्तहीनता होती है वो कम हो जाती है। किसकी कमी से, Fe की कमी से, ठीक है जी, हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्न में से कौन सा एलिमेंट कोशिका का मुख्य एलिमेंट्स नहीं है। देखो किसका, कोशिका। ये वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कोशिका का मुख्य एलिमेंट्स नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए सोडियम, या Mg, या Ca, या Fe। देखो कोशिका भी क्या है, कोशिका भी आपकी आयरन से रिलेटेड नहीं है। इसने कहा कि कोशिका का मुख्य एलिमेंट्स नहीं है। देखो ये वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन Fe जो है, Fe बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मायोग्लोबिन में उपस्थित एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है। देखो मायोग्लोबिन में उपस्थित एमिनो अम्लों की जो संख्या होती है वो होती है 150 से 160 होती है, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। इसको आप आंख मीच के लगा देना कि मायोग्लोबिन जो होता है उसमें एमिनो अम्ल की संख्या होती है 150 से 160। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कौन सा आयरन युक्त पोरफिन नहीं है। देखो इनमें से कौन सा आयरन युक्त पोरफिन नहीं है, हीमोग्लोबिन, या क्लोरोफिल, या मायोग्लोबिन, या साइटोक्रोम। देखो जो पोरफिन नहीं है ना, वो होता है आपका क्लोरोफिल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम ये तीनों ही एक जैसे हैं, लेकिन इसमें जो अलग है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो पोरफिल नहीं है, वो है क्लोरोफिल। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की। अब क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हमारा हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का बंधन बीपीजी द्वारा प्रभावित होता है। बीपीजी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, बीपीजी का पूरा नाम क्या होता है। देखो सबसे देखो लास्ट वाले पे नोटिस करना, लास्ट वाले में होता है देखो ग्लाइसिन, देखो 1,3 बिस्फो ग्लाइकोस, और सबसे लास्ट का है ग्लाइसीरेट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो होता है, देखो बीपीजी का जो पूरा नाम होता है ना वो 1,3 बिस्फोस्फो होता है ग्लाइसीरेट, ठीक है जी, ग्लाइसीरेट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित तत्व या आयन इंसुलिन के
उचित कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो इंसुलिन जो होता है, देखो इनमें से कौन सा एलिमेंट इंसुलिन के कार्य के लिए किया जाता है। देखो इंसुलिन जो होता है उसके कार्य के लिए कौन सा एलिमेंट्स किया जाता है। ऑप्शन नंबर CO यानी कि कोबाल्ट, क्रोमियम या MO या Mn। देखो जो इसके लिए किया जाता है इंसुलिन के लिए वो किया जाता है क्रोमियम। ठीक है जी, किसके लिए किया जाता है, क्रोमियम किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। कौन सा किया जाता है, वो किया जाता है दोस्तों CR किया जाता है, यानी कि CR होता है क्रोमियम आपका, किसके लिए, इंसुलिन के कार्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है देखो नारियल पानी का मुख्य स्रोत क्या है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका निकल के। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि नारियल पानी का मुख्य स्रोत क्या है। Mg+ होगा या Ca+ होगा या Li+ होगा या K+ होगा। देखो नारियल पानी का जो मुख्य स्रोत हमने बताया था आपको, वो बताया था कैल्शियम, वो बताया था हमने आपको पोटेशियम। के जो होता है आपका वो होता है पोटेशियम, सी होता है आपका कैल्शियम। ठीक है जी, ये तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वो होगा पोटेशियम। ठीक है, नारियल पानी का अच्छा स्रोत है वो है पोटेशियम। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की आबंधन क्षमता pH निर्भर होती है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ में ऑक्सीजन की आबंधन क्षमता pH निर्भर होती है। यह प्रभाव क्या कहलाता है दोस्तों, जीवन प्रभाव कहलाता है या सहकारी या प्रतिरिक्त या बोहर। ये जो आपका प्रभाव कहलाता है ये कहलाता है बोहर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है मैग्नीशियम जीवित जगत में, जो मैग्नीशियम जो होता है जीवित जगत में किस जीव अणु का व्यापक रूप से पाए जाने वाला महत्वपूर्ण अवयव है। देखो ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके यानी कि आपकी GS के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में आने के लिए। मैग्नीशियम जो होता है जीवित जगत में किस जीव अणु का व्यापक रूप से पाए जाने वाला महत्वपूर्ण अवयव है। ATP के लिए, ऑप्शन नंबर बी कहता है क्लोरोफिल के लिए या मायोग्लोबिन के लिए या हीमोग्लोबिन के लिए। ये जो होता है ना ये आपका होता है क्लोरोफिल के लिए। ठीक है ना, जीव जगत में, क्योंकि क्लोरोफिल के लिए होता है मैग्नीशियम, किस में पाए जाने के लिए, क्लोरोफिल के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है रक्त में ऑक्सीजन परिवाहक प्रोटीन है। देखो रक्त में ऑक्सीजन परिवाहक प्रोटीन है। देखो जो रक्त जो होता है रक्त के अंदर ऑक्सीजन परिवाहक प्रोटीन है। ये हीमोग्लोबिन होता है या ये हीमोसाइसिन या हीमोसिन या हीमोटिन। ये जो होता है ये होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्नलिखित एलिमेंट्सों में संगठन में से जीवित पदार्थ बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है न्यून परमाणु क्रमांक, बी कहता है न्यून अणुभार और सी कहता है उच्च परमाणु क्रमांक, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। ये जो होता हो जाएगा ना बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो होता है ना एलिमेंट्स में संगठन जीवित पदार्थ जो बनते हैं ये बनते हैं न्यून परमाणु क्रमांक के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है दोस्तों, ये कहता है कि पोरफिरिन वलय, जो पोरफिरिन वलय होता है कितने उसका बना होता है, 4 गलित पाइरोल का बना होता है जो होता है। ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। जो पोरफिरिन वलय होता है किस चीज़ का बना होता है, वो बना होता है दोस्तों 4 गलित पाइरोल का बना होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है हमारा निम्न में से कौन सा अल्प पोषक तत्व नहीं है, कॉपर, सोडियम या आयरन या जिंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा सॉरी। सोडियम जो होता है वो अल्प पोषक तत्व नहीं है। ठीक है जी, यानी क्या अल्प पोषक तत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि MbO2 और ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी क्रम से क्या होते हैं, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय होते हैं। ये जो होते हैं देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और दूसरा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये जो होते हैं आपके प्रतिचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय होते हैं। ठीक है जी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है जी, प्रतिचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय। तो अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 34 की। अब क्वेश्चन नंबर 34 कहता है हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है हमारा जीविकता आवश्यक तत्वों का सही समुच्चय। यानी ये जीवन काल के अंदर जो आपके जीने वाले जो होते हैं ना उन तत्वों का एलिमेंट्स का सही क्रम क्या होता है। देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 2020 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। FeMoCuZn होता है या FeCOCuRnu होता है। देखो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया Ru। ठीक है, Fe भी होता है, CO भी होता है, Cu भी होता है। अब देखो डी में Fe भी होता है, Zn भी होता है, Mg भी होता है, लेकिन Ru नहीं होता है, रुबेडियम। देखो अब इसमें देखो ऑप्शन नंबर सी में CO भी होता है, Mn भी होता है, Zn, लेकिन Ag सिल्वर नहीं होता है।
देखो Fe भी होता है, MO भी होता है, CO भी होता है, Z, तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ए। ठीक है जी। तो जीवित काल में आवश्यक एलिमेंट्स का सही समुच्चय क्या है? Fe, MO, CO, Zn। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या आता है? निम्न में से कौन सा धातु लोह चुंबकीय नहीं है? Ni, कोबाल्ट या Fe या Cu। देखो अब हमने ये लोह चुंबकीय, देखो लोह चुंबकीय नहीं है। कॉपर जो होता है ना हमारा Cu, इनमें से Cu जो होगा वो हमारा लोह चुंबकीय नहीं होगा, लेकिन Fe, Cu, Ni ये क्या होंगे? ये आपके लोह चुंबकीय होंगे। ठीक है, तीनों ही। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा ए। ठीक है जी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। देखो सी ए हड्डियों में इस रूप में पाया जाता है, यानी कि सी ए क्या होता है? जो कैल्शियम जो होता है हड्डियों में किस रूप में पाया जाता है? CA3 PO4 या CaCO3 या CaCO, यानी कि ये जो पाया जाता है CA3 PO4 की होल क्वाइब। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है हमारा कि मांसपेशियों के संकुचन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी है? देखो मांसपेशियों के संकुचन के लिए Zn2+ होता है या Na+ होता है या सभी होंगे या Cu+ होंगे। देखो हमारी जो मांसपेशियों के संकुचन के लिए जो होता है ना, वो होता है हमारा Cu+ होता है, यानी कि कॉपर होता है। ठीक है ना, तो क्या होता है? Cu+ होता है। Cu नहीं Ca+ होगा ये दोस्तों, ये होगा Ca+। ठीक है नहीं, तो ये होता है Ca+। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो अब आपकी क्लास ये फाइनली 2 आवर की होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है जैविक व्यवस्था में उच्च ऊर्जा युक्त अणु होते हैं। फेराडॉक्सिन होता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है पोरफायरिन होता है। डी कहता है ATP होता है। और डी कहता है नाइट्रोजीनिस होता है। यानी कि देखो जैविक अवस्था में जो उच्च ऊर्जा युक्त अणु जो होते हैं ना, वो होते हैं आपके ATP। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ATP। ठीक है जी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 देखो विल्सन रोग में पेनिसिलिन का उपयोग, जो विल्सन रोग जो होता है उसमें पेनिसिलिन का उपयोग निम्नलिखित धातु आयन की अधिकता पृथक करने के लिए, यानी कि अलग करने के लिए किया जाता है। ए कहता है कि CO2 होगा, या बी कहता है कि कॉपर 2 किया जाता है, सी कहता है कि क्रोमियम 3 का किया जाता है, पी कहता है कि Pb4 का किया जाता है। ये जो किया जाता है ना, वो किया जाता है CO2 का किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है ना, पृथक करने के विल्सन, यानी कि विल्सन रोग में जो पेनिसिलिन जो होता है उसका उपयोग, यानी कि उसको अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है Cu का, यानी कॉपर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है प्रकृति में Ca तथा, यानी कि Ca तथा Al तथा क्रम से CaCO3 तथा Al2O3 रूप में पाए जाते हैं। दोनों धनायन तथा ऋणायन मृदु है या कठोर, या फिर दोनों धनायन तथा कठोर मृदु है, या धनायन कठोर जबकि ऋणायन है, या धनायन कठोर है जबकि ऋणायन क्या है? मृदु है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये जो होते हैं कि दोनों ही धनायन तथा दोनों ही ऋणायन क्या है? कठोर होते हैं दोनों ही। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 41 कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि ऑक्सी तथा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में Fe, यानी कि ऑक्सी और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में जो Fe जो होता है उसकी आबंध लंबाई कितनी होती है? यानी कि 2.1 से 2.10 होती है, 2.0 से 2.1 समथिंग होती है, 2.5 से 2.7 की समथिंग होती है, या 2.7 से 2.5 की समथिंग होती है। इसकी जो होती है ना, वो होती है 2.0 से 2.1 तक के समथिंग होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 42 कहता है हमारा, वो ये कहता है कि हीमोग्लोबिन के लिए गलत कथन छाटे, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है उसके लिए हमें इस गलत Iron+2 की ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है, ये ठीक है। Iron+5 है, ये भी ठीक है। O2 के साथ बंधन हीमोग्लोबिन की तुलना में क्या है? दुर्बल। O2 की अनुपस्थिति में आयरन पोर्फिन की वलय के साथ समतल्य, ये वही आपका सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। ठीक है, तो इसके लिए गलत कथन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है निम्नलिखित स्पीजी का उपयोग शरीर में आयरन लोहा संग्रह के लिए होता है। देखो स्पीजी जो होती है उसका, स्पीजी जो होती है निम्नलिखित स्पीजी का उपयोग हमारी बॉडी में आयरन संग्रह के लिए होता है। ठीक है जी। अब उसके लिए ऑप्शन नंबर ए कहता है फेरिटोन के लिए, बी कहता है हीमोग्लोबिन के लिए, सी कहता है मायोग्लोबिन के लिए, या डी कहता है साइटोक्रोम के लिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा फेरिटोन के लिए। ठीक है जी, किसके लिए? फेरिटोन के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है यानी हिमालयन द्वारा ऑक्सीजन परिवहन के द्वारा ऑक्सीजन आबंध होता है केवल एक Fe के द्वारा, या केवल Fe2 से O2 के द्वारा, या एक Fe2 तथा एक FeO2 के द्वारा, या केवल एक Fe2 के द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल एक Fe2 से H2O2 के लिए होता है। ठीक है जी।
अब क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, ये क्वेश्चन जितने भी सारे 2000 आपके 20 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं अब जो चल रहे हैं। 45 कहता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग जो लाल होता है, जो कि मुख्यतः निम्नलिखित के कारण होता है, डी संक्रमण के कारण, या अंतर लिगेंड पाई एन संक्रमण के कारण, या लिगेंड धातु आवेश स्थानांतरण के कारण, या एलएमसी के कारण। ये जो होता है अंतर लिगेंड पाई एन के संक्रमण के कारण होता है। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 कहता है हमारा, वही कहता है कि जैविक निकाय में इलेक्ट्रॉन परिवहन में धातु आयन सम्मिलित होता है। यानी जो जैविक निकाय जो होता है, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन परिवहन में धातु आयन किस प्रकार से सम्मिलित होता है। Na+ तथा Ka होता है, या Ca तथा Mg होता है, या Mg तथा Zn होता है, या Fe तथा Cu होता है। यानी कि इसमें जो होता है ना जैविक निकाय में, वो होता है आपका Fe और Cu होता है। यानी कि Fe जो होता है आपका लोहा होता है, यानी कि आयरन, और Cu होता है आपका कॉपर। ठीक है जी, कॉपर 2। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। अब क्वेश्चन नंबर 47 कहता है हमारा, वो ये कहता है कि एक जीमा, देखो एक जीमा जो होती है, एक जीमा के उपचार में निम्नलिखित धातु कौन सी उपयोग होती है। एक जीमा के उपचार में Au होती है, या Gd होती है, Sb होती है, Sn होती है। यानी कि इसके इस पास में जो होती है वो होती है Sb होती है आपकी एंटीमनी। ठीक है जी, क्या होती है आपकी Sb होती है एंटीमनी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। अब क्वेश्चन नंबर 48 कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है पौधों के हरित वर्णक में उपस्थित धातु आयन तथा दीर्घचक्रीय ढांचा क्रम से होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है Mg तथा क्लोरीन का होता है, Mn तथा क्लोरोरीन का होता है, या सी कहता है Mg तथा क्लोरीन का होता है, और डी कहता है कि Mg तथा पोरफीन का होता है। देखो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी जो Mg जो होता है, Mg और क्लोरीन का होता है। ठीक है ना, पौधे यानी कि जो पौधे जो होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरीन। ठीक है ना, Mg मैग्नीशियम और प्लस क्लोरीन पाया जाता है। ठीक है ना, क्लोरीन होता है, ये पोरफीन होता है, और ये होता है क्लोरीन। ठीक है ना, Mg पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण में Mg को वरीयता दी जाती है, वरीयता दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है यह एक भारी धातु है, और बी कहता है यह क्लोरोफिल के साथ परबल आबंध बनाता है, और इसका चक्रण कक्ष युग्मन होता है, या इसका चक्रण कक्ष परबल होता है। यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। इसका जो चक्रण होता है वो कैसा होता है, कक्ष युग्मन दुर्बल होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन है। ठीक है जी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में सही कथन क्या है। धातु +3 ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अवस्था में उच्च चक्रण अवस्था का O2 के रूप में। ठीक है जी, इन्हें इसमें बताना सही कथन। धातु ऊँच O2 के रूप में, और धातु प्लस न्यून, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा ना वो होगा इसका उत्तर, यानी कि धातु +3 ऑक्सीजन अवस्था जो होती है वो होती है आपकी न्यून। देखो क्या होती है, वो आपकी होती है न्यून। न्यून चक्रण का है, जबकि O2 रूप में है। ठीक है जी, कैसा है, ये होता है आपका न्यून चक्रण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि जैविक निकाय में Fe के अतिरिक्त दृढ़ ऑक्सीजन परिवहन में धातु आयन सम्मिलित होता है। CO में होता है, या CO में होता है, Zn में होता है, या Mg में होता है। ये जो होता है ये होता है आपका CO में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है प्रोटीन कार्बोक्सी पेप्टाइड, यानी कि प्रोटीन कार्बोक्सी पेप्टाइड ए के सक्रिय स्थान पर उपस्थित क्या होता है। देखो M होता है, Zn होता है, Mg होता है, C होता है। इसमें जो होता है बच्चों वो होता है Zn। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है जी, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, जो कि इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है दोस्तों जैविक आवश्यक तत्वों का निम्नलिखित का देखो ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, समूचे सही का FeCu या MnRH। देखो ये भी नहीं होगा आपका, और आपका जो ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, और आपका जो होगा ये Cu, और आपका सी भी नहीं होगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी, तो दोस्तों ये हमारी क्लास जो कि आज की ख़त्म हुई, फिनिश हुई, और कल हम एक और मैराथन के साथ में मिलेंगे। उसमें हम यूनिट नंबर आपको 3 कंप्लीट कराएंगे, और उसके बाद हम आपको यूनिट नंबर 2 जो इनकम्प्लीट है उसको हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो कल इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए।